चलो, सभी को नमस्कार। आप सबको पता है जैसे संडे को हम कोई ना कोई सेशन करते हैं, और इसमें हमारे स्टूडेंट्स भी लेते हैं और जो हमारे ग्रुप के मेंबर हैं वो भी सेशन लेते आपकी बात चाहिए। हैं। आज जो ये सेशन लेंगे वो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं। डॉक्टर पूर्णिमा जी, ये छत्तीसगढ़ से हैं। ये आज का जो सेशन लेंगे वो बीएनएन पे लेंगे। बीएन होता है भृगु नंदी नाड़ी पद्धति, भृगु नंदी नाड़ी इसको कहा जाता है। अच्छा, सबसे इसको पहले अपने को वैदिक करना होता है। वैदिक के बाद हम उसकी ब्रांचेस होती हैं, चाहे बीएनएन करें, चाहे केपी करें, जोड़े चाहे चाहिए। कि जिनके यहाँ से आवाज़ आ रही है प्लीज़ म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है जी, तो आज का जो टॉपिक ये ले रहे हैं ये है फॉरेन ट्रैवल। आजकल सबके मन में रहता है कि हम फॉरेन जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो आज का टॉपिक जो वो है पूर्णिमा जी लेंगे। तो अब पूर्णिमा जी, अब क्लास आपके हवाले है। अब आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी इसको मोल्ड करो, जैसे मर्जी ले। ठीक है जी। जी सर, थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है सभी को? पहले हाँ तो जी, हाँ नाम जी। हाँ जी, बता आ देना रही कहाँ। है जी। सर, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, अंबिकापुर से हूँ। और आज मेरा टॉपिक है विदेश यात्रा या फॉरेन ट्रेवल। भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से हम कैसे देखेंगे कि कुंडली में विदेश यात्रा का योग है कि नहीं है। इससे पहले भृगुनंदी नाड़ी का एक बेसिक रूल, दो तीन बेसिक रूल हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। पहला ये है कि भृगुनंदी नाड़ी में जो मेन प्लेनेट होता है जिसे हम जीव कारक मानते हैं या जिसकी कुंडली है, वह व्यक्ति स्वयं भृगुनंदी नाड़ी में हम उसे गुरु से लेते हैं। जो गुरु है वो उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है एक कुंडली में। तो भृगुनंदी नाड़ी में मुख्यतः जो गुरु होते हैं उसके दो राउंड होते हैं। एक होता है मेजर राउंड और एक होता है प्रोग्रेशन का राउंड। मेजर राउंड जो होता है, जो कुंडली में जो हमारा गुरु रहता है, वो हर 12 साल में एक घर आगे बढ़ता है। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि हर 12 साल में भाग्य बदलता है, या ये भी सुनने में आता है कि एक गोबर गड्ढे के भी 12 साल में किस्मत बदलती है। तो वो मेन ये है कि हर 12 साल में जो हमारी कुंडली का जो गुरु होता है वो एक घर आगे बदलता है। ये जो होता है ये भृगुनंदी नाड़ी में गुरु का मेजर राउंड होता है। ये राउंड हमको ये बताता है कि इन 12 सालों में हम अपने जीवन में क्या क्या योग लेके आए हैं, हमें क्या क्या मिलेगा और हम क्या क्या कर्म करेंगे। दूसरा राउंड होता है गुरु का माइनर राउंड, जो कि हमारे हर जन्मदिन पर एक घर आगे बढ़ता है। जैसे जन्म के समय हमारा गुरु अगर फर्स्ट हाउस में है तो हमारे दूसरे जन्मदिन पे वो आ जाएगा सेकंड राउंड, सेकंड हाउस में। तो ये कहलाता है प्रोग्रेशन का गुरु। तो मेनली इन्हीं दो मतलब गुरु के राउंड्स पे लगभग पूरा भृगुनंदी नाड़ी मतलब आधारित है। तो अब हम पढ़ते हैं विदेश यात्रा योग। तो हमारे मतलब इस पद्धति में और बाकी पद्धतियों का मुझे उतनी जानकारी नहीं है। विदेश यात्रा या हम फॉरेन ट्रेवल को राहु से देखते हैं, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं विदेश है, दूसरा धर्म है, लीक से हटकर चीजें हैं, रिसर्च है, अनुसंधान है। और ट्रेवल के लिए हम चंद्रमा को भी देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु राहु और चंद्रमा का योग है तो वो विदेश यात्रा का योग लेके पैदा हुआ है। ये डिपेंड करता है कि ग्रहों की सेम हाउस में युति है या कंजक्शन है, या ट्राइन से कंजक्शन है, या 1/7 से कंजक्शन है। ये आप लोग समझ रहे होंगे ना, सेम हाउस कंजक्शन या ट्राइन कंजक्शन। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को कि यस नहीं मैम, समझ? समझ रहे। हाँ जी, हाँ जी। जैसे समझ कि रहे मैम। हाँ, अगर राहु चंद्र की युति एक ही घर में है तो लगभग वो 100% विदेश यात्रा का योग लेके आया है। परंतु यहाँ पे विदेश यात्रा को हम देश काल और परिस्थिति के अनुसार देखते हैं। विदेश यात्रा का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी विदेश जाके सेटल हो जाए। विदेश यात्रा का योग यह है कि वो एक ऐसी जगह जाए जहाँ पे वहां का रहन सहन, खान पान, संस्कृति, सारी चीजें बदल जाए। तो इसे भी हम विदेश यात्रा से देखते हैं। केतु जो होता है वो एलओसी या बॉर्डर का प्रतीक है। हमारे मतलब कि शहर का बॉर्डर हो, हमारे देश का बॉर्डर हो, और इन सब चीजों का प्रतीक केतु है। तो अगर केतु है तो वो हमें बॉर्डर से, अगर केतु जुड़ गया तो वो हमें उसी बॉर्डर के अंदर रखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु जो है वो चीजों को रोकता है, अटकाता है और बाधा पैदा करने वाला ग्रह है।
हम ये भी कर सकते हैं कि राहु से हम लंबी विदेश यात्राएं देख सकते हैं और केतु से हम छोटी विदेश यात्रा देख सकते हैं। कुंडली का जो हमारे थर्ड हाउस रहता है वो छोटी यात्राओं को दर्शाता है। 11th हाउस जो है वो लॉन्ग ट्रेवल्स को दर्शाता है। 9th हाउस जो है वो धार्मिक यात्राओं को दर्शाता है। 10th हाउस जो है वो हवाई यात्राओं को दर्शाता है। 12th हाउस जो होता है कुंडली में वो विदेश या फॉरेन है, जहां हमारा खान पान रहन सहन सब अलग हो जाए, घर से दूर। और जो 8th हाउस होता है वो 12th हाउस को सपोर्ट करता है विदेश जाने के लिए, कि 8th हाउस जितना स्ट्रांग है या 8th हाउस से रिलेटेड हम जितनी अच्छी एक्टिविटी करेंगे तो वो 12th हाउस को सपोर्ट देगा और हम विदेश यात्रा कर सकते हैं। चंद्र राहु जो है वो मैंने आप लोग को बताया कि विदेश में जाने का योग है। अगर कुंडली में शनि और चंद्र का योग है तो समझिए कि काम के सिलसिले में वह व्यक्ति जरूर विदेश जाएगा या विदेश में परमानेंट काम के सिलसिले में वो सेटल होगा। गुरु राहु का योग जो होता है, जिसको हम लोग बहुत बहुत लोग उसे गुरु चांडाल दोष भी कहते हैं और गलत भी मानते हैं, पर भृगुनंदी नाड़ी में जो गुरु राहु का योग है वो विदेश में जीवन कंफर्म करता है। विदेश में वह व्यक्ति रहेगा। गुरु राहु का जो योग होता है वो 3 योगों को एक्टिवेट करता है एक्चुअल में। पहला होता है विदेश यात्रा योग, दूसरा होता है शमशान योग और तीसरा होता है हॉस्पिटल योग। तो इसका एक लॉजिक ये है कि हम जिस योग को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो हम उससे संबंधित एक्टिविटी करें, और जो योग हम एक्टिवेट नहीं करना चाहते हैं उससे संबंधित हम एक्टिविटी नहीं करें। जैसे कि अगर कोई बच्चा छोटा है तो वो तो विदेश जा नहीं सकता और उसकी कुंडली में गुरु राहु का योग लेके बैठा है, तो विदेश वो जा नहीं सकता, तो या तो उसका हॉस्पिटल यात्रा का योग लगेगा या फिर उसको मृत्यु तुल्य कष्ट या कष्ट की स्थिति आएगी। तो ऐसी स्थिति में या तो हम शमशान, उसे बार बार शमशान से संबंधित आसपास भेजे, उसके नाम से दान करवाएं, या उसे हॉस्पिटल भेजें, हर महीने हॉस्पिटल के चक्कर आ जाए, 2-3 महीनों में एक आध बार हॉस्पिटल के चक्कर लगा के आ जाए, तो ये योग ऐसे मेंटेन किया जाता है। अगर शनि या राहु रहे या केतु 8th हाउस में रहे तो भी विदेश में जीवन कंफर्म होता है। अब हम देखते हैं मंगल। मंगल को हम भूमि भवन से जोड़ते हैं, और यदि हमारी कुंडली में मंगल का कनेक्शन 4th हाउस से हो जाए तो वो जो होता है, जो हमारा 4th हाउस रहता है वो माता, उसे हम माता का घर मानते हैं। तो यदि किसी भी तरह से कुंडली में 4th हाउस का कनेक्शन मंगल से हो जाए तो वो व्यक्ति विदेश जाना भी चाहे तो जा नहीं सकता, या अगर जाएगा तो मतलब बहुत मुश्किल से जाएगा और उसे बार बार अपने मातृभूमि आना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर कोई विदेश जाना चाहता है, किसी तरह से उसका मंगल 4th हाउस 4-8-12 त्रिकोण में हो, या हाँ 4-8-12 में हो, या किसी भी तरह से अगर 10th हाउस में हो जो डायरेक्ट आमने सामने रहता है 4th हाउस के, तो फिर उस स्थिति में उसको मंगल के उपाय करने पड़ेंगे। उसका जो विदेश में सेटलमेंट है वो परमानेंट सेटल नहीं हो पाएगा, टाइम टू टाइम उसको आना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सारे योग पॉजिटिव हैं फिर भी वो फॉरेन ट्रेवल नहीं कर पाता है या पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसको हम मानते हैं कि उसका जो शुक्र है वीनस वो बैडली पीड़ित होगा। क्योंकि अगर किसी के पास पैसा ही नहीं है तो वो विदेश कैसे जाएगा, भाई उसके लिए उसको वीजा और जितनी भी चीजें होती है वो चीजें करनी पड़ेंगी। तो इस स्थिति में शुक्र का भी पॉजिटिव होना विदेश यात्रा में बहुत जरूरी रहता है। आ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भृगुनंदी नाड़ी में गुरु खुद जीव कारक होता है। तो अगर किसी की कुंडली में गुरु चंद्र योग है, चंद्र जो है वो यात्रा का योग है, तो गुरु और चंद्र है तो उसके जीवन में ट्रेवलिंग आएंगी। जब जब गोचर का गुरु गुरु चंद्र को एक्टिवेट करेगा या चंद्र को एक्टिवेट करेगा तो उसके जीवन में ट्रेवलिंग होगी। तो यहाँ पे चंद्र आ गया तो या तो वो अपनी माता के साथ ट्रेवल करेगा, या फिर चंद्र है तो पानी वाली धार्मिक स्थानों में ट्रेवल करेगा। माता से रिलेटेड कोई अगर उसके साथ राहु या केतु जुड़ जाए तो माता के स्वास्थ्य संबंधी जो कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर अगर सूर्य का कनेक्शन चंद्र के साथ हो और गुरु के साथ हो तो उसको फादर से रिलेटेड ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी। जब जब गोचर का गुरु या प्रोग्रेशन का गुरु एक्टिवेट होगा तो, या फिर उसको बड़े बेटे से संबंधित किसी चीज में ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी, नेम फेम या अवार्ड सेरेमनी के लिए उसको ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी।
अगर गुरु और चंद्र का कनेक्शन मंगल के साथ हो जाएगा तो उस व्यक्ति को जब जब गोचर का प्लेनेट या फिर बाकी प्लेनेट एक्टिवेट होंगे, उस उस कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट करेंगे, तो उसको सर्जरी से रिलेटेड या तो ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी, छोटे भाई के साथ ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी। यदि कोई महिला है तो उसे पति से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यू हो, या फिर जमीन संबंधी ट्रेवलिंग, मतलब कि जमीन जायदाद संबंधी कोई ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी। बुध से गुरु और चंद्र का कनेक्शन हो जाए तो एजुकेशन या बिजनेस से संबंधित ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी। छोटी बहन के साथ किसी काम के सिलसिले में उसको बाहर जाना पड़ेगा। तो और यदि गुरु गुरु और चंद्र बस है, तो जब इस कॉम्बिनेशन को बाकी प्लैनेट्स राहु या खुद गुरु का गोचर एक्टिवेट करेगा, तो वो कॉन्फ्रेंस संबंधी धार्मिक यात्राएं, धार्मिक जगहों की यात्राएं करेगा। वीनस के साथ अगर गुरु चंद्र का कनेक्शन हो तो अपनी वाइफ के साथ जाएगा, वेकेशन पे जाएगा, बेटी के साथ जाएगा, शॉपिंग करेगा। और अगर शनि के साथ गुरु चंद्र का कनेक्शन हो, तो जब जब ये योग एक्टिवेट होगा तो वो अपने ऑफिशियल जो वर्क होते हैं या काम संबंधी सिलसिले में वो बाहर जाएगा। चंद्र और राहु को हम नॉर्मल ट्रेवलिंग से देख सकते हैं, और अवार्ड सेरेमनी भी चंद्र राहु से ही रिलेटेड होते हैं। चंद्र, अगर चंद्र और केतु है तो चंद्र तो यात्राओं का कारक है, पर अगर उसके साथ केतु जुड़ जाए तो वो शॉर्ट ट्रेवल को दर्शाता है। शॉर्ट ट्रेवल मतलब आसपास या तो कहीं जाएगा, या फिर 6 महीने से कम समय के लिए बाहर जाएगा, विदेश जाएगा, जल्दी उसको आना पड़ जाएगा। और अगर हमारी कुंडली में मंगल और बुध का योग हो तो उसको वीजा से संबंधित परेशानियां होने लगती हैं, जैसे कि वीजा नहीं मिलेगा। अगर अगर इनके साथ केतु जुड़ गया तो वीजा बनते बनते वीजा नहीं मिलेगा। आप बैग अपना पैक कर लेंगे और आप निकल जाएंगे, आपकी फ्लाइट छूट जाएगी, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। इस तरह की कंडीशन भी आ, मतलब इन योगों में केतु डालता है ऐसा इफेक्ट। इन तरह के मतलब योगों में अगर केतु जुड़ जाए तो अ, अगर मल्टीपल फ्रीक्वेंट ट्रेवलिंग हम देखते हैं तो उसके साथ गुरु और चंद्र के साथ राहु जुड़ जाता है, मतलब लगातार। कई लोग जैसे डेली अप डाउन भी करते हैं काम के सिलसिले में या धार्मिक यात्राओं के सिलसिले में, तो उनका गुरु और चंद्र के साथ राहु भी जुड़ा रहता है। तो राहु जो होता है ना, वो बार बार एकदम फ्रीक्वेंट लेवल पे ट्रेवलिंग करवाता है। जैसे बहुत सारे लोग काम के सिलसिले में डेली अप डाउन करते हैं, तो वहां पे राहु की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर इसी इसमें जैसे कि मैंने बताया कि शनि जुड़ जाए तो काम के लिए, मार्केटिंग के काम के लिए होता है। शनि और राहु जो होता है विदेश से इनकम का योग होता है। या तो वो विदेश जाकर इनकम करेगा, या फिर विदेशी कंपनी में जॉब करेगा, या फिर ऑनलाइन बैठे बैठे अपने घर में ऑनलाइन विदेशी क्लाइंट्स के जरिए इनकम पाएगा वो बंदा जो भी रहेगा। शनि चंद्र योग भी ट्रांसफर का योग होता है। जब हम विदेश में परमानेंट रेसिडेंसी के लिए प्रयास करते हैं या देखते हैं, तो उसमें ना फोर्थ हाउस में राहु या केतु का गोचर, राहु का गोचर हो पर केतु का गोचर नहीं होना चाहिए। क्योंकि विदेश में विदेश में सेटलमेंट होने के लिए आपका राहु स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं हम लोगों को फिर केतु के उपाय करने पड़ते हैं। केतु जो रहता है ना, वो हमें अपनी, अगर फोर्थ हाउस से कनेक्शन हो गया केतु या मंगल का, तो वो हमको अपनी मातृभूमि से आगे बढ़ने नहीं देता है। और बताती हूँ मैंने एक्चुअल में ना नोट किया है। हाँ। अब है वापस इंडिया आने का योग। तो जब प्रोग्रेशन या गोचर के गुरु, प्रोग्रेशन का गुरु वो होता है जो हर एक साल में एक एक घर आगे बढ़ता है। जब प्रोग्रेशन या गोचर का गुरु फोर्थ हाउस के मंगल से कनेक्ट हो जाता है, फोर्थ हाउस के मंगल से कनेक्ट हो गया, हमारे फोर्थ हाउस यानी कि माता के घर में मंगल बैठ गए, अगर उससे ये कनेक्ट हो जाएगा तो वो उस समय उसके वापस आने का योग बनने लगता है। कई जो हमारे क्लाइंट रहते हैं वो विदेशों में सेटल रहते हैं, घर में कुछ शादी है, ब्याह है, उनको आने का उनका योग नहीं बन पाता है। वो समझ नहीं पाते कि अरे भाई क्यों योग नहीं बन रहा है। तो इस चीज के लिए भी आते हैं कि हमारा कब तक वापस आने का योग बनेगा। तो फिर हम देखते हैं कि प्रोग्रेशन का जो गुरु है वो फोर्थ हाउस के मंगल को एक्टिवेट कर रहा है कि नहीं। या तो फोर्थ हाउस के मंगल को एक्टिवेट करे, या फिर वो फोर्थ हाउस के को एक्टिवेट करे, या मंगल की किसी राशि को एक्टिवेट करे। और छोटे छोटे उपाय करने से फिर वो योग एक्टिवेट होता है और फिर उसके वापस आने का योग बनता है।
अच्छा, और ये बहुत छोटा ही टॉपिक है, मतलब ऑलमोस्ट इसमें इतनी ही चीजें हैं। पर देखिए, योगों का जो कनेक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है कि वो योग कहाँ बैठा है। जैसे कि ये कॉम्बिनेशन है, गुरु और चंद्र का कॉम्बिनेशन, अगर ये सेम हाउस में बैठा है तो ये 100% प्रभावी होगा। अगर ये त्रिकोण से, मतलब कि ट्रायन से अगर ये बना रहा है, जैसे कि 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11, 4 8 12, इन जगहों पे बैठ के कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो फिर ये 75% प्रभावी होगा। आमने सामने बैठे हैं तो ये 50% प्रभावी होगा। और अगर एक दूसरे के आगे पीछे हैं, जैसे कि एक घर में गुरु बैठे हैं, उनके पीछे राहु बैठे हैं, या गुरु के आगे राहु बैठे हैं 2 12 से आगे पीछे से, तो ये लगभग 90% ये काम करता है। क्योंकि इस मतलब भृगुनंदी नाड़ी में हम हमारे जो पीछे जो ग्रह होता है उसे हम बाय डिफॉल्ट अपने भाग्य में लेके आते हैं, और हमारे आगे जो ग्रह होता है उस ग्रह से रिलेटेड हमें कर्म करना रहता है। तो ये विदेश यात्रा का जो टॉपिक है, ऑलमोस्ट भृगुनंदी नाड़ी में इतना ही है। तो अगर हम विदेश जाना चाहते हैं तो हमें राहु को मतलब एक्टिवेट करना होगा, और साथ साथ वीनस को भी एक्टिवेट करना होगा। और अगर यदि मंगल पीड़ा दे रहे हैं तो फिर हमें मंगल के उपाय करने होते हैं। बस ये मतलब ये बहुत छोटा ही टॉपिक था, और मेरे ये पहली क्लास थी तो मैंने छोटा ही टॉपिक लिया। सर। किसी के मन में अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मैडम से पूछ सकते हो। सिक्स नहीं हाउस सर, में हाँ राहु सर और बिल्कुल। गुरु है, क्या रिजल्ट आएगा? बस सुन नहीं पाई। सिक्स हाउस में गुरु और राहु दोनों बैठे हैं, क्या रिजल्ट देगा? सिक्स हाउस जो है वो सर हमारे रोग ऋण और शत्रु का रहता है, तो सिक्स हाउस से रिलेटेड वो यात्राएं करेगा। या तो उसे कोई रोग होगा तो रोग से संबंधित किसी काम से उसको बाहर अपने इलाज के लिए जाना पड़ेगा, या फिर कर्जे से रिलेटेड कुछ काम, मतलब इन्हीं चीजों से संबंधित वो यात्राएं करेगा। बचने के लिए उपाय क्या है, रिमेडी क्या है? अ, राहु से, राहु के उपाय करने होते हैं सर। इसका एक्चुअल में उपाय तो बताना नहीं रहता है पर यही राहु जो है, राहु को आप एक्टिवेट करिए। राहु को एक्टिवेट करने का सबसे अच्छा उपाय है कि जो कर्मचारी रहते हैं, जो साफ सफाई वाले कर्मचारी रहते हैं, आप उनको बीड़ी दीजिए। राहु को राहु की चीज देना, चाय पत्ती का दान करिए। और राहु की चीजें, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, किसी मैकेनिक को जो मिस्त्री का काम करता है उसको इलेक्ट्रॉनिक की चीजें दीजिए। मतलब एक्चुअल में मेन रेमेडी ये रहती है कि राहु की चीजें राहु को दो, तो वो राहु सपोर्ट में आने लगता है। तो ये प्रभाव कब हो जाएगा? जी सर। ये जो प्रॉब्लम है वो हट जाएगा? हाँ, और मतलब ये प्रॉब्लम हट जाएगी, मतलब नेगेटिव वे में अगर यात्राएं हो रही हैं तो वो हट जाएंगी। नहीं, अभी तक तो मेरा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो तो बता रहे हैं, मतलब तो कभी तक कभी आएगा ना। देखिए, बहुत सारी चीजें जो रहती है ना, बहुत सारे योग ऐसे रहते हैं। हम भी कुंडली में बहुत सारे अशुभ योग लेके बैठे हैं, लेकिन हमारे साथ भगवान की कृपा से कुछ अशुभ नहीं हुआ है। और बहुत सारे लोग अच्छे योग लेके बैठे रहते हैं, पर वो मतलब फलित नहीं होता है। तो इसका मेन यही है कि ये जो मेजर राउंड रहता है ना गुरु का, जो गुरु का जो मेजर राउंड रहता है हर 12 साल में जो बदलता है, उस पे डिपेंड करता है। कि अब देखिए, शादी का योग तो सब लेके आते हैं ना, लेकिन शादी उसकी तो 24 25 के बाद ही होती है। ऐसा क्यों? जन्म से क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो मेजर गुरु का राउंड रहता है वो उस 12 साल के लिए जो परमानेंट प्रॉमिस लेके आया है वही एक्टिवेट होगा अपनी उम्र के हिसाब से, इसलिए एक्टिवेट नहीं हुआ है। नहीं, मेरा तो अभी एज हो गया 60, 60 साल हो गया। वो आपका मंगल आपको रोक रहा होगा। अब ये तो मतलब बर्थ चार्ट देखने से ही पता चलेगा ना, फोर्थ हाउस में क्या है। आपका जो गुरु राहु है वो कहीं और यूज हो रहा होगा, गुरु चंद्र कहीं और यूज हो रहा होगा, छोटी छोटी यात्राओं में हो रहा होगा, या माता की हाँ, सेवा में चल। मेरा मूवमेंट तो बहुत सारी है, और हाँ। बहुत मूवमेंट है। तो वही मैनेज हो जा रहा है।
कहीं ना कहीं केतु होगा या मंगल का भी कनेक्शन होगा। नहीं, मेरा सेकंड हाउस में सूर्य, सन एवं बुध एवं शुक्र बैठा है। थर्ड हाउस में शनि, एक चंद्र, बात मंगल। सुनिए, एक मिनट सर जी यहाँ कोई कंसल्टेशन नहीं हो रहा है, यह सीखने नहीं का नहीं, मुद्दे पे है, तो मैं प्लीज उसी कंसल्ट नहीं हिसाब रहा से हूँ। सर, प्लीज आप जो कुंडली की डिटेल दे रहे हैं ना वो कंसल्टेशन के अंदर आता है, प्लीज नहीं वो इतना डीप मत जाइए। उन्होंने, आपने क्वेश्चन था उसका आंसर दे दिया, बात खत्म। और भी लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछना है। हाँ ठीक, सही है। थैंक यू। और किसको पूछना है तो पूछिए। हाँ सर सर, मैं सर नमस्कार। मुझे एक सवाल पूछना था। जी जी सर बताइए। जी जी। पू- पूर्णिमा मैम, जी सर। हाँ आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। थोड़ा सा मेरा एक थोड़ा जानना था आपसे कि अगर राहु और चंद्रमा का अगर कंजक्शन अगर 9वें घर में या 10वें घर में होता है, थोड़ा सा इस पे कुछ बता दीजिए। राहु देखिए, नाइन्थ हाउस जो होता है वो धर्म का स्थान होता है। धर्म के स्थान पे दैत्य, राहु की तो गणना दैत्य में छाया ग्रह में की गई है। तो यहाँ पे थर्ड में केतु और नाइन्थ में जो राहु होता है ना, वो राहु और केतु की सबसे बैड प्लेसमेंट मानी गई है। मतलब वो व्यक्ति धर्म विमुख रहेगा और उसके जीवन में हमेशा बहुत उथल पुथल रहती है ऐसे व्यक्ति के जीवन में। तो इसका मतलब एक ही है कि धार्मिक रहे। देखिए सर, उपाय बहुत है, पर मैं इसलिए भी नहीं बता रही हूँ ना उपाय, क्योंकि हमारे में एक सिद्धांत है कि जो व्यक्ति जितना पूछे उतना ही बताओ, और बिना मतलब भले 1 रुपए लो पर उसके बिना उसको उपाय ना बताओ, नहीं तो आपका गुरु और केतु डिस्टर्ब हो जाएगा। ये मैम हम लोग, उपाय मत बताइए, थोड़ा सा आप उसके बारे में विश्लेषण कर दीजिए बस। तो वहां 10वें पे घर जो में राहु अगर की, ये कंजक्शन अगर हो। 10वें घर में अगर राहु है तो राहु की बहुत अच्छी कंडीशन मानी जाती है। 10th हाउस में राहु, 10th हाउस में जो राहु रहता है वो 10th हाउस शनि का माना गया है, हमारे इसमें शनि का माना गया है। तो राहु वहां आपको कैरियर में बहुत ऊंचाई देता है। वो आपको 10th हाउस का राहु चालाक आपको राजनेता बना सकता है। आपको अगर वो गुरु के साथ कहीं से कनेक्ट हो जाए तो वो धर्म गुरु बना सकता है। 10th हाउस का जो राहु रहता है वो आपको विदेश से इनकम, जो 10th हाउस रहता है वो हमारे कर्म क्षेत्र में है। तो 10th हाउस में राहु बन गया तो मान के चलिए, या तो वो व्यक्ति विदेश जाएगा कर्म के सिलसिले में, या फिर वो व्यक्ति विदेशी कस्टमरों से, मतलब विदेशी ऐसा ऑनलाइन काम करेगा, या उसका विदेश में इतना बड़ा व्यापार रहेगा कि वो विदेश के माध्यम से पैसा कमाएगा। तो 10th हाउस का राहु बहुत ही अच्छा माना गया है, और 9th हाउस में राहु की प्लेसमेंट थोड़ी खराब मानी गई है। पर देखिए हर चीज बहुत की बहुत देश का। शुक्रिया। जी मैम 11th हाउस में राहु। 11th हाउस में जो प्लेनेट होता है ना, वो चीज हम अपने भाग्य में लेके आते हैं। तो 11th हाउस में अगर राहु है तो समझिए कि वो भाग्य में चालाकी, सक्सेस, विदेश से लाभ, और अपने दादा से प्यार, और मान के चलिए कि अपने पूर्वजों की संपत्ति, ये लाया रहता है। मतलब 11th हाउस में कोई भी प्लेनेट बुरा नहीं माना गया है। और 11th हाउस का जो राहु है ना, अगर वो मतलब आप यूज कर लिए तो 11th हाउस का राहु आपको ब्रांड बना देगा। 11th और 10th हाउस का राहु। तानिया मित्तल। जी सॉरी। मैम नमस्कार। तो मैं पूछ रहा था, जब प्लैनेट सब ट्रांजिट में रहते हैं जी तो D1 D9 देख के बताते हैं। सर, ये तो हम लोग D1 D9 नहीं पढ़े हैं सर। अच्छा, BNN में केवल प्लैनेट्स है। जी चलित की बात कर रहे हैं क्या सर? हम लोग का ओके। तो चलित नहीं, चलित में तो पूरा आपको ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा ना। सर चलित। सर मेरा ये जो होता है आपका, ये सिर्फ D1 चार्ट से होता है, BNN इसमें डिविजनल चार्ट नहीं देखे जाते। आप सर D9 सर, की जो बात कर रहे सब हैं उसका प्लैनेट्स पार्ट नहीं घूमते हैं होता। ना, तो एक दूसरे पर आएंगे कब? सर हाँ सर, देखिए जो वो चलित जो प्लेनेट होते हैं ना, उसमें जो रोटेशनल कैलकुलेशन अपने हाथ से करी जाती है वो उसके अंदर नहीं लिया जाता BNN में। नहीं नहीं सर, ऐसा है ना, जैसे शनि है, एक घर में अढ़ाई अढ़ाई साल रहता है, तो 12 घर में 30 हो गया। तब एक दूसरे पर आएंगे कब? मतलब उसका तो 60 साल का निकालेंगे क्या पूरा?
सर देखो देखिए प्लीज, अगर जिनको बीएनएन की नॉलेज है वही क्वेश्चन करें, पराशरी वाले दोनों को मिक्स ना करें प्लीज, सर आपसे पराशरी रिक्वेस्ट नहीं है। है, ये क्योंकि बीएनएन है मैडम, सर, ये मैं अच्छा, बीएनएन में पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं बता रही हाँ हूँ। चार्ट बनता है ना, वो लग्न, लग्न कुंडली, चलित कुंडली, डिग्री और वक्री रूल को मिला के बनता है। मतलब चलित पर में लाना पड़ता है, मतलब आज के दिन क्या पोजीशन है। पर चलित, चलित में तो डिग्रीज रहती नहीं है, तो चलित को उतना मान्य नहीं है चलित इसमें। कुछ कुछ जगहों पे चलित मान्य है, पर बहुत सारी जगहों पे मान्य नहीं रहता है चलित। मतलब ये है कि जो नहीं, इसका ग्रह, मतलब किसी का देखना होगा तो पूरा 60 ईयर्स देखेंगे, मतलब शनि का दो दो फेरे। शनि के दो, हाँ, मतलब शनि का 30-30 साल का 2 राउंड चलेगा ना। 2 राउंड चलेगा। 30 साल वो क्या किया और अगले 30 साल वो क्या करेगा, ये हाँ, देखेंगे। तभी मालूम पड़ेगा। ठीक है जी। मैम अगर मेरा एक क्वेश्चन है, ये है जुपिटर और राहु सेकंड हाउस में मैम है, एक में एक आप करके सिर्फ एक एक करके प्लीज। बीएनओ में आप सिर्फ 1, 5, 9, 3, 7, 11 और 2, 12 देख लीजिए, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। तरुण जी, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ, पूर्णिमा जी थोड़ी हड़बड़ा रही है, उनका पहला क्लास है। 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 12 का सूत्र बीएनएन में लगता है। भृगुनंदी नाड़ी पूरे सिर्फ ये 3 सूत्रों पर पूरी पूरी भृगुनंदी नाड़ी याद रखिए। 1, 5, 9 का टाइम बनाए, 3, 7, 11 का टाइम बनाए और 2 और 12 का टाइम बना लो, आपकी सारी ज्योतिष इसके अंदर निकल जाएगी। पूर्णिमा जी ठीक कह रहा हूँ? जी, बिल्कुल सर। बस लेकिन इसके लेकिन सर बाद ट्रांजेक्शन कैसे देखेंगे। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझे नहीं, आपको ट्रांजैक्शन तक जाना ही नहीं है ना बॉस, आपको सर ट्रांजैक्शन जाने की आवश्यकता ही नहीं है। 1, 5, नहीं 9, नहीं, 3, जैसे 7, 11, 2, नहीं नहीं 12 में नहीं पूरा भी है नहीं ना। नहीं नहीं सर, ऐसा है, जैसे है ना सर मैं, किसी का बिजनेस है, जैसे वीनस तरुण जी लड़की अगर, है, तरुण जी वो आपको मार्स को एक खोज मिनट, रही है। तरुण जी क्वेश्चन पूछना है तो कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑफ मैं तो करके ओन में क्वेश्चन इज नॉट कहा, अलाउड। ओन कहा। हाँ जी सर। जैसे जैसे है ना, अपन पहले लिए विनस को, विनस मास को खोजेगा, तो विनस मास के ऊपर ट्रांजिट करेगा तभी तो शादी होगी। नहीं, भृगुनंदी नाड़ी में ये होता है, भृगुनंदी नाड़ी में गोचर नहीं देखते भाई साहब, गोचर नहीं आता है इसमें। भृगुनंदी भृगु नाड़ी में गोचर का आप गोचर में जा रहे हैं। बिल्कुल, आप जो ट्रांजिट देख रहे हैं वो गोचर ज्योतिष है, उसका बीएनएन से कोई मतलब नहीं है। भृगुनंदी नाड़ी गोचर में हम बीएनएन नहीं बताती है। नहीं, जैसे आप भृगुनंदी शादी का प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। देखेंगे सर एक कि मिनट, एक मिनट सर, ये टॉपिक चल रहा है फॉरेन का, शादी का नहीं है प्लीज। अच्छा, फॉरेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, शादी को छोड़ दीजिए। नहीं नहीं अब सर मतलब सर, जो फॉरेन भी जाएंगे एक ही चीज है, फॉरेन भी जाएंगे शादी तो को कोई ना भी कोई आप सर प्लेनेट एक बीएनएन फॉरेन मिनट, में से आना एक मिनट चाहिए ना। बताइए। सर इस तरीके से तो हर कोई हर क्वेश्चन पूछ लेगा। नहीं नहीं सर सर, हमारा टॉपिक फॉरेन का है नहीं तो नहीं, फॉरेन का ही पूछो सर आप प्लीज। भी सही है, रिक्वेस्ट सर, फॉरेन एक भी मिनट जाएंगे सर तो एक कोई मिनट सर, दो सर प्लेनेट्स मेरी बात मिलेंगे ना सुनिए कहीं पर। प्लीज। तो सर सर मैं मेरी एक बात सुनेंगे, देखिए एक सर मिनट मैं, मैडम, एक मिनट, एक मिनट मैडम। सर आपको पता ही मैडम पहली बार क्लास लिए हैं और जिस हिसाब से आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, अच्छे अच्छे हिल जाएंगे, इसलिए अरे प्लीज सर, नहीं 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 आपको उनको नहीं 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 सपोर्ट नहीं करना नहीं। चाहिए, आपको सपोर्ट अरे करना सर, मैं तो चाहिए, सपोर्ट कर टांग नहीं रहा हूँ, खींचनी चाहिए। मैंने यही पूछा कि अच्छा हम लोग पराशरी में क्या करते हैं, जैसे इसका वो गोचर सर देखते उसको हैं ना। छोड़ दो, पराशरी को छोड़ दो सर, पराशरी ये टॉपिक नहीं है हमारा, सिर्फ नहीं नहीं बीएनएन तो का है। अगर वो, आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, अरे किसी की टांग बीएनएन नहीं में भी खींचनी तो चाहिए सर सर, कहीं ना प्लीज कहीं तो छोड़ दीजिए टॉपिक को। ट्रांजिट एक दूसरे से मिलते होंगे सर प्लैनेट्स। प्लीज प्लीज सर, आपके क्वेश्चन प्लीज आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, या तो आपको नॉलेज है तो आप सेशन लीजिए, हम अरे इनको सर, छोड़ वो देते बात हैं, आप नहीं हो सेशन रही, लीजिए। सर मैंने आप खुद तो बीएनएन में भी सेशन तो लेंगे कहीं नहीं, ना दूसरा कहीं लेंगे तो प्लैनेट्स उनकी मिलते टांग होंगे खींचेंगे ना। सर, ये अलाउड नहीं है यहाँ पर सर प्लीज। नहीं नहीं, टांग खींचने का बात ही नहीं है सर, आप गलत ले रहे हो। बताती हूँ। बीएनएन में सर भी मैं कहीं ना कहीं सुन रहा हूँ, प्लैनेट्स प्लीज मिलते छोड़ होंगे दीजिए। तभी तो जाएंगे कहीं पर। देखिए सर प्लीज टॉपिक जो शादियों हमारा वाले है उसी टॉपिक पे नहीं रहिए, है ना उससे अभी, आउट ऑफ द वे मत जाइए। हमारा टॉपिक फॉरेन अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स पढ़ने दीजिए और सर पढ़ाने जो दीजिए। हाँ, शादी सर के मैं प्लीज विषय वही आपको पे पूछ पढ़ रहा रहे हूँ मैं सर कि आपको, जैसे सर फॉरेन आप अगर अफेयर्स में सिंपल दो रहेंगे ट्रांजिट तो तो कहीं ठीक है, नहीं तो मिलेंगे मैं, प्लैनेट्स। सर देखिए आप अपने आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, प्लीज आप छोड़ दीजिए, दूसरे को क्वेश्चन पूछने दीजिए। आपको ये सोचना चाहिए जो बंदा पहली बार क्लास ले रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है और आप उनके टांग खींचेंगे तो दोबारा कौन अरे ऐसे आपको कहाँ नॉलेज की देगा। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, प्लैनेट दोनों मिलेंगे कहीं पर। मैं इतनी देर से आपको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, अभी मेरे को मजबूरी में बोलना पड़ा ना। सर देखो मैं बताती हूँ, या तो प्लैनेट्स का सेम प्लीज कंजक्शन, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको लेने दीजिए। सर हेलो हाँ जी अमित आप जी पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे। सर, जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन इन सेकंड हाउस देखिए रिलेटेड टू विदेश। सेकंड हाउस से बताइए हम क्या देखते हैं।
धन, हाँ मैम फैमिली, पैसा। अगर जो सेकंड हाउस में रहे तो उन सेकंड हाउस की जो चीजें होते हैं उससे संबंधित यात्राएं ज्यादा आपकी होती है। आवाज क्रैक हो रही है मैम। अभी आ रही है? हाँ अब आई। हाउस में है तो उन सेकंड हाउस में के जो कारक चीजें होती हैं उनसे संबंधित यात्राएं उसके जीवन में होंगी जब जब प्रोग्रेशन या गोचर का गुरु या राहु उस कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट करेगा। हमेशा होती रहेंगी। जब जब प्रोग्रेशन का गुरु उसे एक्टिवेट करे या प्रोग्रेशन का राहु या चंद्र उस को एक्टिवेट करेगा तब तब यात्राएं होंगी। और उसके लिए भी उन 12 साल के परमानेंट प्रॉमिस में वो एक्टिवेट होना चाहिए। मैम थर्ड हाउस में चंद्र और वीनस। चंद्र और वीनस है तो वो जो थर्ड हाउस जो रहता है तो चंद्र और वीनस से संबंधित यात्राएं करेगा। लग्जरी में अपने लग्जरी से संबंधित यात्राएं करेगा, माता से संबंधित यात्राएं करेगा। या तो अगर राहु एक्टिव हो जाएगा तो माता के स्वास्थ्य संबंधी चीजों में यात्राएं करेगा। वीनस एक्टिव हो जाएगा तो परिवार को लेकर किसी फैमिली वेकेशन में जाएगा या परिवार से संबंधित खर्चे करेगा, खुशी मतलब खुशियों के लिए खर्चे करेगा। ठीक है मैम, थैंक यू। जी। हेलो मैम। जी। मैम अगर फर्स्ट हाउस में राहु आते हैं तो क्या इफेक्ट होते हैं? देखिए जो जो हमारी कुंडली का जो फर्स्ट हाउस रहता है वो हमें बताता है कि हम कैसे हैं। तो अगर कुंडली में के फर्स्ट हाउस में राहु है तो उसके अंदर राहु की चालाकी होगी। वो किसी भी चीज में गहराई तक जाने वाला होगा। वो राहु के गुणों वाला होगा कि वो चालाक होगा। अच्छा चालाक भी हो सकता है। अगर राहु बैड रिजल्ट दे रहा है तो बुरा चालाक भी हो सकता है। यात्राएं करेगा, ज्यादा से ज्यादा यात्राएं करेगा। और धर्म के प्रति नास्तिक प्रवृत्ति का हो सकता है। मतलब मान्यताओं को नहीं मानने वाला हो सकता है। राहु के गुण लेके मतलब लग्न में जो भी प्लेनेट है हम उसके गुण लेके आते हैं। हम किसी का लग्न देख के बता सकते हैं कि ये कैसा होगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। ये जो हम प्लेटफॉर्म देते हैं संडे को देते हैं कि आप लोग जिनको नॉलेज नहीं है या जिनको कम नॉलेज है या जो क्लास अटेंड नॉलेज अपनी शेयर करना चाहता है तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि जिस चीज़ में अगर वो अटक रहे हैं तो उसी को बार बार पूछा जाए और वो भी आउट ऑफ वे। अगर हमारा टॉपिक चल रहा है फॉरेन ट्रैवल का, हम जबरदस्ती शादी का पूछेंगे ऐसे तो हर चीज़ कुछ ना कुछ अरे तो किसी सर से रिलेटेड आपने होगी। समझी नहीं बात, आप बात नहीं समझे। वो ट्रांजैक्शन बता रहे हैं कि टॉपिक को कौन सा छोड़ दीजिए प्लेनेट सर, कितने प्लीज दिन इस में कितने टॉपिक। ट्रांजैक्शन सर करता है। एक मिनट, तो दो इस टॉपिक को ट्रांजैक्शन, छोड़ अगर दीजिए दो अभी आप प्लेनेट प्लीज। एक साथ में आएगा तभी वो घटना घटेगी ना। मैंने यही पूछा। सर वो आप, बीएनएन का ही क्वेश्चन है। सर एक मिनट, अगर सर आपको बोल दिया कि अभी आप प्लीज, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से पूछिए आप ना। सर आपने बात नहीं समझी, उन्होंने वो समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि एक सर एक आप प्लेनेट एक एक 12 घर में अगर एक घूमने का बार आपको टाइम है कह दिया उनका। कि आप, सर एक मिनट, सर एक बार तो आपको कह मेरा दिया कहने प्लीज का ये टॉपिक मतलब था आप कि कराइए, अगर फिर आप बार वो बार क्वेश्चन D1 में रिपीट बैठा कर हुआ रहे हैं। है तब वो इफेक्ट करेगा कि वो वहां पहुंचेगा तब इफेक्ट करेगा। जब आपको एक दो बार पहले हमने कहा कि आप बीएनएन पे क्लास ले लो तो आपने साफ मना कर दिया। अब कोई दूसरा और ले रहा है तो मैं आप बीच जानता में ही नहीं आके हूँ बता रहे हो क्यों मेरा क्लास कहना लूँ। ये ऐसे है। मैंने यही चीज क्लियर कर एग्जैक्टली। रहा था कि दोनों प्लेनेट वहां मिलेंगे तभी अपना काम करेंगे, कि खाली D1 में हो जाएगा तो काम कर लेंगे। फिर डी1 की बात कर रहे हो आप, जब वो खाली एक डी1 ही होता है, इसमें डी9 या डिविजनल चार्ट नहीं अरे सर होता। D1 आप क्यों D9 की जबरदस्ती बात इसमें नहीं हो डाल रही रहे हो? है। प्लेनेट्स घूमते हैं। सर जैसे सर शनि प्लीज, अब आप 30 अब साल में मैंने घूमता है चार बार 12 कह घर दिया, में। आप इस टॉपिक को छोड़ दीजिए। सर आप प्लीज इस टॉपिक को छोड़ दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। सर बोलो। मैंने उससे क्वेश्चन ठीक पूछा था, वो समझ गए मैं क्या पूछा। मैंने यही पूछा कि सर दो आप छोड़ दो प्लेनेट्स सर, अगर एक एक जगह जब एक मिलेंगे बार एक तब बंदे होगा को क्या। बोल दिया कि सर एक मिनट, आपको बोल दिया आप इस टॉपिक को छोड़ दीजिए, खत्म बात। सर आपको एकदम प्यार से रिक्वेस्ट है, कितनी बार बोल दिया इस टॉपिक को छोड़ दीजिए। आपके चक्कर में चार बंदे और परेशान हो रहे हैं, उनको कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई नॉलेज शेयर करनी है। आपके एक जिद की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। अगर यही रहा तो अगली बार से मैं आपको फिर क्लास में ही नहीं लूंगा, जब आप क्लास के रूल को नहीं मानेंगे। सर ये क्लास सबको नॉलेज देने के लिए है,
कोई वो नहीं है कि जबरदस्ती कि हमने अरे आपको सर कहा जी, मैं आइए। भी नॉलेज की चीज पूछ रहा हूँ, आप भी उस चीज को समझे ही नहीं। आप छोड़ दीजिए एक इसको सर, फिर प्लेनेट बार बार एक आप एक कह रहे हो मैं पूछ प्लेनेट रहा हूँ। अपना अब अपना हमने गति आपके से क्वेश्चन को चलता है। मना कर दिया सर, हम सिंपल बोल रहे हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे, और बोलिए बस। अब तो खत्म बात खत्म बात, होगी तो मैं क्यों कहाँ जबरदस्ती बोलूंगा, पूछ आंसर रहे हैं? दीजिए। जो आप बोल रहे हो गलत पूछा, मैंने गलत नहीं पूछा। मैंने यही बोला था अब कि ये बात रही है, अब प्लेनेट मैं भी जब तो आपको मिलेंगे क्लास तब से रिमूव कर रहा इफेक्ट हूँ, करेंगे, बहुत हो पहले इफेक्ट सर, कर बहुत देंगे। हो गया आपको। आपको बोलते बोलते मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, लेकिन आप सुन नहीं रहे, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा होगा आप खुद ही क्लास छोड़ दें। सर कोई आपको नॉलेज दे रहा है, आप जबरदस्ती एक क्वेश्चन के पीछे पड़े हैं, और बंदे हैं, कोई ऐसे नहीं कर रहा, लेकिन आपको कितनी बार बोल दिया, लेकिन आप फिर भी नहीं सुनने का नाम ले रहे हैं। कोई बंदा आपको नॉलेज दे रहा है, आप उसकी रिस्पेक्ट करिए। मेरा क्वेश्चन कोई बंदा पहली बार क्लास ले रहा है, वो हेजिटेट हो रहा है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती। आज तक ऐसा क्लास में नहीं हुआ जो आज जिस तरीके से हो रहा है। सर ये आपकी नॉलेज के लिए है, कोई हम क्या आपसे चार्ज ले रहे हैं? कोई बंदा आपको नॉलेज दे रहा है या कुछ कर रहा है, आप जबरदस्ती उसमें अपनी टांग घुसा रहे हैं। हर एक चीज की एक लिमिट होती है। और दोबारा से आज के बाद मेरी क्लास में आइएगा भी नहीं, और मेरे ग्रुप में है तो मेरा ग्रुप भी छोड़ दीजिए, मुझे नहीं रखने ऐसे स्टूडेंट। कोई नया बंदा है, बंदा कोशिश कर रहा है लाइफ में आगे बढ़ने का, जबरदस्ती क्वेश्चन जो कह रहे हैं कि वो हम कह रहे हैं भैया छोड़ दो छोड़ दो, फिर भी बोले जा रहे हैं। ऐसे बंदों की वजह से ही कोई अपना प्लेटफॉर्म दूसरों को नहीं देता है, ताकि कोई आगे बढ़े। हर कोई फिर कहते हैं कि वो हमसे बात नहीं करते हैं, अपनी वो दिखाते हैं। आप लोग मजबूर करते हैं सामने वाले को बोलने के लिए। कितनी बार रिक्वेस्ट कर दी आपको बोलने के लिए, हितेश जी ने भी आपको बोला, फिर भी आपने वही क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, छोड़ दीजिए उसको। आपके सही बात। चक्कर में कितने बंदे परेशान हो गए, फिर भी मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं, मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं। अरे वो आपके क्वेश्चन के लिए नहीं है, आपको नॉलेज देने के लिए आए हैं। इनसे पहले कई बार आपकी बात हुई, हमने कहा ले लो आप सेशन बीएनएन पर। सर मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, कोई दूसरा ले रहा है तो उनकी टांग खींचेंगे। क्या हमने पूर्णिमा कोई जी किसी से कोई बहुत चार्ज लिया है क्या यहाँ? हमने क्या किसी से कोई चार्ज लिया है यहाँ पर, या कभी हमने किसी से कुछ कहा है? ऐसी ऐसी नॉलेज आपको दी है जो आपको पैसे दे के क्लास में भी नहीं मिलती है। दूसरे की क्लास में जाके बस क्लास डिस्टर्ब करनी है, और कुछ नहीं आता है इनको। पूर्णिमा जी पूर्णिमा आप जी बहुत आपको अच्छा डांटना नहीं पढ़ा रही आता, हैं। सिंपल सिंपल आप बोल दीजिए, बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, आप या पढ़ाइए, तो आप क्लास बहुत में अच्छा रहना है पढ़ा तो मेरे हिसाब से रहिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। कल को आप अगर ऐसे क्लास करेंगे तो ऐसे आपको 50 बंदे मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, टांग खींचेंगे। सिंपल बोलते प्लीज आउट ऑफ माई क्लास, खत्म। बोलना सीखिए, ऐसे कभी कोई दुनिया आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। कोई हमने या तो चार्ज लिया हो, हम उनके बाउंड हो, तब तो बात है। हम आपको फ्री में नॉलेज दे रहे हैं, ऊपर से आप बातें सुना रहे हैं, और ये रिकॉर्डिंग एज इट इज जाएगी यूट्यूब पर, कोई कट नहीं होगा इसमें। जी। हाँ जी तेज जी। जी सर, मैंने पूर्णिमा जी बहुत अच्छा पढ़ा रही है, आप पढ़ाइए, बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान दे रही है, बहुत अच्छा है। देखिए जो भृगुनंदी नाड़ी है बहुत अलग है। उसमें सिर्फ हम जुपिटर को देखते हैं, जुपिटर का राउंड देखते हैं और शनि का राउंड देखते हैं। उसके अलावा कोई प्लेनेट मायने नहीं रखता है, और इसकी एक्यूरेसी 90% होती है। और इसका कोर्स भी बहुत बड़ा है। मतलब हम पहले देखते हैं कि वो 12 साल में उस चीज का प्रॉमिस है कि नहीं, फिर उस एक साल में जो उसके जन्मदिन का जो साल है उसमें वो प्रॉमिस है कि नहीं, फिर उस मंथ में उस चीज का प्रॉमिस है कि नहीं। मतलब मंथ का प्रॉमिस देखते हैं कि गोचर कौन कौन से प्लेनेट एक्टिवेट कर रहे हैं। फिर उस दिन का भी हम प्रॉमिस देखते हैं कि चंद्रमा कितना परसेंट कितने पास है, और चंद्रमा उस चीज को एक्टिवेट कर रहा है कि नहीं। ऐसे करके हम मतलब भृगुनंदी नाड़ी में 90% एक्यूरेसी से रिजल्ट निकालते हैं। और इसका कोर्स बहुत बड़ा है, और इसमें बाकी किसी प्लेनेट से कोई मतलब नहीं है उनका। बस ये है कि बुध पढ़ाई के लिए, व्यापार देखना है तो। पूर्णिमा, मेरा एक सवाल था। जी सर। राहु अगर 12th हाउस में हो तो व्यक्ति विदेश में ही जाएगा या ऑनलाइन भी व्यापार कर सकता है? ऑनलाइन वो ये चीज है कि आप राहु को कितना यूज करते हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑनलाइन
मेहनत कर रहे हैं और ऑनलाइन से आपको काम मिल रहा है तो आपका राहु वहां यूज होता रहा है और आपको जरूरत नहीं। विदेश जा रहे हैं तब तो परमानेंटली यूज होगा ही, क्योंकि 12वें घर में जो प्लेनेट बैठा है वो 12वां भाव जो होता है हमारे खर्चों का भाव होता है, हम किस क्षेत्र में खर्चा कर रहे हैं। तो 12वें भाव का जो राहु है आपको विदेश से संबंधित खर्चे करवाएगा, विदेश से संबंधित चीजें दिलवाएगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप घर बैठे कितना कमा सकते हैं, कितना राहु को आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू मैम। बार बार राहु आपको जेल भी भेजता है। हाँ, ये भी ध्यान रखिए। देखिए पीएनएम में बहुत शानदार है, केवल आप ये समझिए पाप ग्रह तो सभी जान रहे हैं, तो उस पाप ग्रह को ना गुंडा पार्टी बना दो। जो गुंडे होते हैं ना वो गुंडा पार्टी, और जो अच्छे सात्विक ग्रह है, सात्विक ग्रह जैसे चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, ये सात्विक ग्रह, इन 4 ग्रह को अलग कर दो और 5 ग्रह को अलग कर दो। पाप ग्रह कौन? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। तो ये जिसके साथ बैठेंगे तो उसमें केवल आप ये देखिए कि 2 और 12 का क्या भाव है। सिर्फ 2 12 देखिए, लग्न के साथ 2 और 12, जैसे 12वां राहु बैठा तो ये देखिए लग्न में कौन है और फिर इधर दूसरे भाव पे कौन है, तो उसके हिसाब से फिर कॉम्बिनेशन बना करके हम ये बता देंगे कि राहु उनको कैसा फल देगा। अब राहु विदेश तो ले गया, पता चला विदेश में जाके वो चोर बन गए, विदेश में जाके नटवर लाल बन गए, या विदेश पहुंचे ड्रग स्मगलिंग में अंदर हो गए। किस 12वें ये भाव में भी राहु अकेला तो नहीं होगा, कि तो बाकी प्लैनेट्स के साथ भी युति होगी ना। तो हाँ, अगर बाकी अच्छा प्लैनेट तो वो अच्छे कर्म के के साथ हम युति भी दे सकते हैं। जैसे अभी उस समय मैं सुन रहा था किसी का 6वें भाव में गुरु और राहु, तो गुरु और राहु एक साथ बैठ गया तो वैदिक के अनुसार आओगे तो चांडाल चांडाल दोष हो गया, गुरु चांडाल दोष। ये यदि गुरु आप चांडाल बीएनएन, दोष हो जाता है। हाँ, लेकिन आप बीएनएन के हिसाब से देखोगे तो क्या होगा कि वो पढ़ाई के लिए, गुरु मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी अच्छे कार्य के लिए वो यात्रा कर सकता है। 6वां राहु आप ऐसे आइएगा बांगा सर के हिसाब से तो वो डाइजेशन खराब कर देगा आपका। बीएनएन में भी बताता है कि 6वां भाव पेट के नीचे का हिस्सा है, वो आपका डाइजेशन खराब करेगा। उनका जो उनका जो इंस्टाइन है वो बहुत कमजोर होगा, खाना नहीं पचेगा उनका। यदि हाँ, वो अलग भाव होगा। तो बीएनएन बीएनएन सुनीता पूर्णिमा जी आप बहुत अच्छा पढ़ा रही है, बहुत आनंददायक। और ये अच्छा लग रहा है देखिए कि आप पहली बार क्लास ले रहे हो, बांगा सर ने बताया आप जैसे की आवश्यकता हाँ, है जो अब अच्छा वो पढ़ा, ये लग ही नहीं रहा था कि मैम पहली बार हाँ, क्लास कर रही है। हाँ, आप बहुत अच्छा पढ़ा रही है। वही देखिए इसी नहीं, में मैं केवल यही देखिए संशोधन कर देता हूँ कि आप केवल 1 5 9 का टाइम देख लीजिए, 3 7 11 का टाइम देखिए और 2 12 का टाइम देखिए, बस बीएनएन सब कुछ उसी में। और केवल शनि और गुरु, पूरा बीएनएन, पूरा भृगु नंदी नाड़ी शनि और गुरु पे ही टिका हुआ। आप सिर्फ मैं शनि और गुरु देख लीजिए, पूरा बीएनएन समझ जाएंगे। मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि देखिए गुरु राहु को हम लोग चांडाल दोष मानते हैं और बहुत अशुभ माना जाता है, लेकिन गुरु राहु जो है ना, बहुत सारे धर्म गुरुओं की कुंडली में गुरु राहु की युति होती है, उन्होंने राहु को संभाला रखा मैम मेरा गुरु राहु और मंगल एक साथ है 11th हाउस में मैम, और तो मेरे को आप बीएनएन नहीं आता है। मैंने गुरु तो बीएनएन सीखा नहीं है मैम। गुरु गुरु इसके राहु अगर गुरु राहु अगर 11 में बैठे हुए हो हाँ, तो आप गुरु की या ऊर्जा 11 से मतलब कनेक्शन हो जाए तब उनके खराब चीजें खराब हो जाए खत्म हो जाती है। क्या बोले नहीं, सर, वापिस बताइए, या फिर आप किसी के वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। बंगा अगर सर गुरु मैं थोड़ा सा अगर गुरु और अनुमति चाहूंगी आप। राहु हेलो। एकादश में बैठे हुए हो या एकादश से कनेक्शन हो जाए तो उनके खराब हाँ, प्रभाव खत्म हो जाते हैं 60% तक। ठीक अच्छा, है। या फिर अच्छा, अगर अच्छा, किसी की कुंडली में अगर लग्न के साथ तृतीयेश का, दशमेश का और एकादशेश का कनेक्शन बन जाए तो उसकी कुंडली में कोई भी खराब दोष काम नहीं करता है। अच्छा, ठीक है। चाहे वो हाँ, काल सर्प हो चाहे वो मांगलिक हो। अच्छा। बंगा सर, हाँ जी मैडम, कोई बात नहीं है, आप लीव कर सकते सर हैं, कोई मैं बात अनुमति चाहूंगी, एक्चुअल में मेरी बेटी छोटी है। कोई बात नहीं मैडम। किसी थैंक यू मैम, आपने सर थैंक यू बहुत मैम। अच्छा बताया मैम। जी जी, थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस मैम। किसी जी की भी थैंक चलो कुंडली अब में आगे की जो क्लास है वो हितेश जी लेंगे। हितेश जी अपनी रेमेडीज पे आपने कई बार कहा है, बाकी का आप करिए, कुछ रेमेडीज आप सबके साथ शेयर कर दीजिए, और रेमेडीज ऐसी शेयर करना जो हम यूट्यूब पर डाल सकें, ये बात ध्यान रखो। जी सर, जी सर, जी सर। देखिए जैसे बीएनएन की कक्षा चल रही थी तो बीएनएन को आप सभी ने सुना ही मैडम से, पूर्णिमा मैडम बहुत अच्छी ज्ञाता है और बहुत अच्छा उन्होंने बताया।
भृगुनंदी नाड़ी का कई सूत्र है, वो सूत्र आप और हम समझते रहे। तो उसमें देखिए जो ट्राइन बनते हैं, जैसे लग्न, पंचम और नवम भाव। लग्न का भाव आप स्वयं है, पंचम भाव आपके संतान विद्या बुद्धि का है, और नवम भाव आपके धर्म और पिता का स्थान है। तो बच्चा जब बड़ा होता है, बड़े होने के बाद उसको सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है अब विद्या और बुद्धि की। विद्या बुद्धि में पंचम भाव आता है, और फिर धर्म का भाव आता है, और फिर वो आगे बढ़ता है, फिर पिता बनता है। तो ये एक ट्राइन हो गया जो 1, 5, 9 का कहलाता है। फिर उसके बाद में आप आइए 3, 7 और 11। तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको पराक्रम की आवश्यकता पड़ती है। पराक्रम के बाद में फिर वो थोड़ा पराक्रमी होता है तो विवाह करता है, तो 7वां भाव हम देखते हैं। और फिर 11वां भाव उसकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। मतलब आप जब भी आप ये समझिए कि बच्चा जब पैदा होता है, जैसे आपको कोई बेटा हुआ, तो आप उसकी आप बकायदा डायरी मेंटेन कर लेते हैं कि 12-13 साल में इसका 10th कंप्लीट होगा, 15 साल में 12th कंप्लीट होगा, 17 साल में ग्रेजुएशन होगा, फिर इतने साल में इसका हम इसको पोस्ट ग्रेजुएशन कराएंगे, इतने साल में शादी कराएंगे। तो ये सारे सिस्टम आप और हम बना लेते हैं। तो वही बीएनएन के गुण सूत्र है, गुण आधार सूत्र यही है। तो जो दूसरा ट्राइन बनता है 3, 7 और 11 का, वो ये। उसके बाद में जो 2 और 12 का, 2 मतलब पैसा और 12 मतलब मोक्ष। तो पैसा किस तरीके से आएगा, किस ढंग से आएगा वो, और फिर मोक्ष का कारक होता है। तो ये सारी चीजें। अब देखिए जैसे बंगला सर का आदेश हुआ है मुझे रेमेडीज बताने के लिए, तो आप सभी जानते हैं कि 4 एलिमेंट्स हम देखते हैं ज्योतिष शास्त्र में, फायर, अर्थ, एयर और वाटर। तो आप जैसे 6वां भाव आपका खराब है, तो 6वें भाव पे ये देखिए कि वहां कौन सी राशि उदित हो रही है। मान लीजिए वहां कर्क राशि उदित हो रही है, तो फायर, अर्थ, एयर, वाटर, वो वाटर की राशि हो गई। तो वाटर क्या है? पानी। तो आप पानी में कुछ बहने वाला उपाय कर सकते हैं। पानी में बहने वाला उपाय जैसे मान लीजिए वहां 6ठे भाव पे शनि बैठा है, तो आप काले तिल लेकर के पानी में आप बहा दीजिए, तो वो एक आपके लिए अच्छी रेमेडी है, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट में जाके मिल गई। काली तिल आप उसको प्रवाहित कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप देखिए वहां कोई और ग्रह बैठा है, तो वैसे आप उपाय कर सकते हैं। जो ग्रह जैसा बैठा होगा उस ग्रह के रंगों के अनुसार, और उस ग्रह की जो व्यवस्थाएं हैं, उस ग्रह की व्यवस्थाएं मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए चंद्रमा है तो दूध है, फिर उसके बाद में सूर्य है तो हम लाल चीजें जैसे गुड़ वगैरह लेते हैं, मंगल है तो हम और कोई चीजें ले लेते हैं, तो ये मसूर की दाल इत्यादि होगी। तो ये सारी चीजें, तो इन सारी चीजों को लेकर के जो ग्रह जहां बैठा होगा, 6, 8, 12, जैसे 6, 8, 12 के कभी हमें रत्न नहीं पहनने चाहिए, ये आप सभी जानते हैं, सभी विद्वत श्रेष्ठ है, ज्ञानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जैसे देखिए लग्न का अगर कोई राहु आ गया, तो राहु क्या है? राहु छलिया है। राहु क्या है? राहु छल कपट करने वाला ग्रह। राहु कौन है? राहु आज के जमाने में आप और हम एआई देख रहे हैं, आप और हम एआई देख रहे हैं, लेकिन आप जरा थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए। सभी मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं आप लोगों ने रामायण वगैरह बहुत देखे, महाभारत बहुत देखे होंगे। ऐसा 2-3 बार लोग वो घुमाए और राक्षस स्त्री बन जाता था, सुंदर स्त्री बन जाता था, सुंदर स्त्री राक्षस बन जाती थी। वो क्या था? वो एआई है, वो उस जमाने के एआई है, आप समझिए इस बात को। वो एआई आज हम देख रहे हैं। तो उस जमाने में जब हम टीवी सीरियल्स में देखते थे कि कोई पूतना है, कोई ताड़का है, कोई बड़ी बड़ी राक्षसनियां है, वो बहुत सुंदर महिला का रूप लेकर के आती थी, तो ये एआई था। तो एआई का उपयोग तो सतयुग के जमाने में भी हुआ। सारे राक्षस जो है वो एआई के जरिए ही अपना रूप स्वरूप बदला करते थे। तो हमें पहले तो ये देखना है कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है। जो ग्रह खराब हो उसी ग्रह के अनुसार आप और हम अपने उपाय कर सकते हैं। जैसे देखिए जिसके जिसके पास राहु और गुरु की युति बन रही हो, जिसकी कुंडली में, उसका डाइजेशन खराब होगा, ये तय है। लेकिन उसको करना क्या चाहिए? उसको ये करना चाहिए कि एक केले का पत्ता ले लिया जाए। केले के पत्ते के ऊपर आप एक नारियल रखिए। नारियल चूंकि हम श्रीफल भी कहते हैं, श्रीफल, श्री मतलब भगवान श्री विष्णु का प्रिय है, तो इसीलिए तो, और भगवान विष्णु मतलब गुरु। तो आप एक श्रीफल ले लीजिए, नारियल, केले का पत्ता ले लीजिए, केले के पत्ते के ऊपर नारियल में हल्दी से या अष्टगंध से आप स्वस्तिक बना लीजिए। स्वस्तिक बना करके उसके ऊपर पीला रंग का धागा लपेटिए, और उसमें केले के पत्ते में लपेट करके आप विष्णु भगवान के मंदिर में छोड़ के आइए। कम से कम 5 गुरुवार आप ऐसा कीजिए। आपको राहु और गुरु और राहु की, यदि मान लीजिए गुरु हावी हो रहा हो, राहु हावी हो रहा होगा गुरु के ऊपर, तो आपको अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। आपको केले के पत्ते में बंधा हुआ नारियल, फिर से बता रहा हूँ, श्रीफल ले लीजिए। गुरुवार के दिन सुबह के समय करना है आपको। श्रीफल लीजिए, उसमें हल्दी से या अष्टगंध से स्वस्तिक बनाइए। स्वस्तिक बनाने के बाद पीला रंग का धागा लपेटिए, और उसको केले के पत्ते में लपेट करके आप भगवान विष्णु के मंदिर में छोड़ के आ जाइए। 5 गुरुवार कम से कम ऐसे कीजिए, आपको गुरु और राहु का अच्छा फल मिलने लगे। गुरु अच्छा फल देंगे आप, क्योंकि देखिए राहु को कंट्रोल किसने किया था? राहु को कंट्रोल किसने किया बताइए? आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब अमृत निकला, जब अमृत निकला था, जब अमृत मंथन हुआ तो अमृत निकला। अमृत पीने के लिए ही राहु जैसे राक्षस ने अपना स्वरूप बदल के देवताओं के
उसमें चले गया, देवताओं के ग्रुप में चले गया। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु आए थे। तो भगवान विष्णु ने फिर अपना सुदर्शन चलाया और उनका उनका सर जो है वो अलग कर दिया। तो जब उनका सर अलग हुआ तो जो सर था वो राहु हुआ, जो केतु था वो जो धड़ बॉडी था वो धड़ तो केतु हो गया। अब देखिए, ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है कि राहु और केतु जब एक ही व्यक्ति है तो दोनों के गुण विचार विवेक अलग क्यों है। राहु पूरी तरह राक्षस और केतु पूरी तरह देवता क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि जब भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करने के बाद जब सुदर्शन चलाया और जब उनका जो सर है वो अलग हुआ, तो जो सर था वो राक्षसों की तरफ गिरा और जो धड़ था वो देवताओं में मोहिनी के चरणों में गिरा। मोहिनी मतलब भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिरा। इसीलिए केतु के जितने भी एस्पेक्ट्स आए, जो केतु के जो गुण विचार विवेक आए, वो भगवान विष्णु मोहिनी के चरणों में गिरने के कारण देवता के समान हुए। और राहु का सर जब राक्षसों की तरफ गया तब राहु जो है वो कुटिल हो गया। तब राहु कुटिल हुआ और कुटिल होने के साथ साथ वो चालाक हुआ और चतुर हुआ। अब राहु केवल सूर्य और चंद्रमा को ही क्यों ग्रसते हैं? ग्रहण सिर्फ सूर्य और चंद्रमा को ही क्यों रखते हैं? जब उस राक्षस ने अपना भेष बदला और भेष बदलने के बाद जब वो भेष बदल रहे थे तो ये बात चंद्रमा ने देख ली, ये बात चंद्रमा ने देख ली और ये बात चंद्रमा ने बताई सूर्य को और सूर्य ने बताया भगवान विष्णु को। अब समझ गए आप? तो राहु को ये बात पता चल गया कि चंद्रमा ने मेरी चुगली की। चंद्रमा कौन है? स्त्री है, इसीलिए स्त्रियों में चुगली करने वाले गुण है। मतलब आप इसको अन्यथा मत लीजिए, so good. मैं मतलब इस स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि चंद्रमा ने चुगली की। चंद्रमा कौन है? महिला है। चंद्रमा ने चुगली की, चंद्रमा के पेट में ये बात नहीं पची कि अरे ये तो राक्षस है, देवता बन गया। उसने तुरंत सूर्य के कान में बता दिया कि देखिए सूर्यदेव, वो राक्षस है, वो देवता बन गया और देवता की तरफ चले गया। तब सूर्यदेव तत्काल फौरी तौर पर जाते हैं और वो मोहिनी के कानों में कहते हैं, मोहिनी के कानों में, जो भगवान विष्णु उनके कानों में कहते हैं कि हे प्रभु, वो जो राक्षस वहां बैठा है, वो जो राक्षस वहां बैठा है वो राक्षस है, वो देवता नहीं है। तब फिर अच्छा, तब तक क्या हुआ था? एक बूंद अमृत की राहु के मुख में चले गई थी, इसीलिए राहु जो है यहां तक आ गया। अब वो अमृत उसके नीचे नहीं उतर पाई, उसके पहले ही भगवान सुदर्शन चक्रधारी ने सुदर्शन निकाल करके उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। सर गिर गया राक्षसों की तरफ। इसीलिए राहु कुटिल है, चालाक है, चतुर है, राहु सट्टेबाज है, राहु लड़कीबाज है। ये सारी चीजें जो कहना चाहिए आम भाषा में कह रहा हूँ, शायद शब्दों पे आपत्ति हो सकती है, लेकिन राहु है वही है जो जितने 2 नंबर के काम होंगे, आड़े तिरछे काम होंगे, वो राहु करेगा, क्योंकि राहु एआई है। अब आ गया मैं वापस एआई पे। राहु एआई है, राहु जैसा दिखेगा वैसा नहीं है, राहु जैसा सोचेगा वैसा नहीं है, राहु जो करेगा वैसा नहीं है। आपके और हमारे सामने अच्छा बोलेगा, ठीक है, लेकिन पीठ पीछे वो आपके और हमारे पीछे वो 10 प्रकार की नीतियां बना रहा होगा, वो राहु। और केतु का धड़ जब देवताओं की तरफ गिरा तो उनमें जो गुण दोष विचार जो आए, जो विवेक आया, वो पूरा देवताओं का है। इसीलिए केतु जो है वो देवताओं से संबंधित है। तो राहु और गुरु का एक उपाय है, मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए किसी की कुंडली में 9वां भाव पे केतु है, 9वां भाव हमारे धर्म का भाव, तो आपको क्या करना है? आप एक पीले रंग का झंडा किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में आप लगवा दीजिए। विष्णु भगवान के मंदिर में पीले रंग का झंडा लगवाए। किसी की उन्नति नहीं हो रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, कोई बहुत परेशान है, उन्नति को लेकर के परेशान है, तो आप ये देखिए कि उसकी राशि क्या है। यदि उसकी राशि मेष है तो मेष का रंग है लाल, आप लाल रंग का झंडा भगवान विष्णु के मंदिर में आप लगवा दें, बहुत लाभ देगा। वृषभ राशि है शुक्र, सफेद रंग का झंडा लगवाए। मिथुन राशि है हरा रंग का झंडा लगवाए। कर्क राशि है सफेद रंग का झंडा लगवाइए। सिंह राशि है लाल रंग का झंडा लगवाइए। कन्या राशि है हरे रंग का झंडा। आपको सब गुण दोष धर्म पता है सारी राशियों के, उस हिसाब का 9वां भाव पे किसी के केतु है तो यदि वो किसी मंदिर में ध्वज दान करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा लाभ होता है। अब मान लीजिए कि आपका केतु जो है वो आ गया मेष राशि पे या सिंह राशि पे। मेष कौन है? मेष है मंगल। मंगल कौन है? हनुमान जी है। तो आप हनुमान जी के मंदिर में, यदि आपका लग्न का केतु है, यदि आपका लग्न का केतु है तो आप हनुमान जी के मंदिर में ध्वज दान करें लाल रंग, मंगलवार के दिन आपको बहुत लाभ दे करके आता है। आप पान का बीड़ा चाहिए चढ़ाइए हनुमान जी को, आपको बहुत लाभ दे करके जाएगा। यदि मान लीजिए आपके राहु और केतु दोनों, छठे भाव का राहु बहुत शानदार माना जाता है। छठे भाव का राहु आपको बहुत शानदार रिजल्ट देता है। छठे भाव का राहु आपसे आप जो चाहेंगे वो करवा लेंगे। 10वें भाव का राहु बहुत अच्छा होता है, मैंने भी लिखा भी, राहु 10 में तो दुनिया बस में। हमें ये देखना है कि 10वें भाव का राहु, क्योंकि 10वां भाव आपके और हमारे कर्म का भाव है, तो इस कर्म के भाव पे राहु यदि आपके साथ बैठ जाता है तो आप बहुत अच्छा करेंगे। राहु क्या है? राहु तकनीक है। राहु क्या है? राहु टेक्नोलॉजी है। राहु क्या है? आप और हम जिससे बात कर रहे हैं ये राहु है। ये कैमरा हमारा राहु, ये मोबाइल हमारा राहु। आप बहुत, जिसका राहु खराब होगा वो 1-1 घंटे तक वो वॉशरूम में बैठ के वो मोबाइल में रील स्क्रॉल करते रहेगा।
आप समझ जाइए उसका राहु खराब है। जो रील स्क्रॉल कर रहा है, जो वॉशरूम में मोबाइल लेके जा रहा है, उसका राहु खराब है। दूसरे नंबर पे राहु है, सिगरेट बहुत ज्यादा पिएगा। दूसरे नंबर पे केतु है, सिगरेट बहुत ज्यादा पिएगा। राहु और केतु, केतु क्या है? धुआं है। केतु धुआं है, आप समझिए। दूसरे भाव पे जिसके केतु बैठ गए, आप आंख बंद करके बैठिए, आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि आप चैन स्मोकर, क्योंकि केतु धुआं है। दूसरे भाव का राहु मलेच्छ है। राहु गंदा ग्रह है, वो नॉनवेज खाएगा, वो शराब पिएगा, वो गांजा पिएगा, वो तमाम तरह के नशे करेगा। दूसरे भाव का राहु हमेशा नशा करता है, शराबी बनवा देता है व्यक्ति को। तो दूसरे भाव का राहु हमेशा ये काम करवाता है। पहले भाव का राहु आपको मैडम ने बताया ही, बहुत छलिया होगा, कुटिल होगा, कपटी होगा, केवल अपने बारे में सोचने वाला होगा, स्वार्थ वाला होगा, अपने काम निकलवाने वाला होगा, बहुत बटरिंग करने वाला होगा। तीसरे तीसरे भाव का राहु होगा तो वो अपने भाई के साथ चालाकी करेगा, उसके पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं देगा, भाई के साथ पैतृक संपत्ति में विवाद करेगा, पैतृक संपत्ति को लेकर के उससे उससे जो है वो विवाद होते रहेगी। चौथे भाव का राहु होगा तो माँ के साथ उसके संबंध नहीं बनेंगे, माँ के साथ उसकी खटपट होते रहेगी। इसके अलावा चौथे भाव का राहु होगा तो आसपास किसी भी प्रकार का, देखिए राहु को भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि राहु जो है वो सर्प है, तो भगवान शिव भी उनको कंट्रोल करते हैं। यदि आपको राहु खराब भाव दे रहा है, आपको ऐसा लगता है कि राहु आपको बहुत अच्छे फल नहीं दे रहा है, तो आप भगवान शिव को केवड़े का जल अर्पित कीजिए। केवड़े का जल बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाता है। राहु क्या है? कड़वा है, तो आप केवड़े का जल भगवान शिव में अर्पित कीजिए। पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए 5 बार, 11 बार, जितने बार भी आपको समझ आए, पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए। शिवाय नमः बोल दीजिए, ओम नमः शिवाय बोलिए। केवड़े का जल आप भगवान श्री भोलेनाथ जी को अर्पित कीजिए। नीले रंग के फूल आते हैं, नीले फूल आप भगवान शिव को अर्पित कीजिए, तो राहु आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। इसके अलावा जैसे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं भाई कि उनकी शादी वगैरह नहीं हो रही है, विवाह शादी नहीं हो रही है, तो आप ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आप किसी भी शनिवार को शनि मंदिर चले जाइए। देखिए, आपको आपको दो चीजें बहुत अच्छे से ये समझना होगा कि आपके कर्म का कारक शनिदेव है। आप कोई भी कर्म करें, आप नौकरी करें, व्यापार करें, आप कोई भी कर्म करें, किसी भी प्रकार का कर्म, जिस कर्म में आपको मेहनत करनी पड़े। अभी देखिए, जैसे नारायण साहू जी भोजन कर रहे हैं, ये दोष वाली बात है। आप ज्योतिष शास्त्र सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, मुंह उठा करके आप यदि ज्योतिष शास्त्र सीखेंगे तो आपको दोष लगेगा। भोजन करते हुए तो ज्योतिष ना पढ़ना, ना बोलना, ना सुनना, ये बिल्कुल गलत है, ये दोष वाली बात है, ये नहीं होना चाहिए। खैर ठीक है, आप कीजिए, भोजन का भी समय है। लेकिन देखिए, जैसे आप और हम ये चीज देखते हैं कि हमारा जो प्लॉट है वो मंगल है, पर हमारा घर कौन है? छत कौन है? शनि है। आपका घर नहीं बन पा रहा है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है? आपको रोज शनि मंदिर में एक ईटा दान कर दीजिए। एक लाल रंग की ईट ले लीजिए आप। लाल रंग की ईट को, पहली जो ईट होगी उसे बढ़िया लाल, एक आधे लाल कपड़े से लपेटिए, आधे काले कपड़े से लपेटिए। एक ईट इतनी बड़ी होती है, जैसे मान लीजिए ये ईट है, तो इसका आधा हिस्सा जो है वो लाल कपड़े से कवर कीजिए, आधा हिस्सा काले कपड़े से कवर कीजिए, और उसमें मौली मौली धागा बांध दीजिए। लाल जो लाल रंग का कपड़ा है उसमें लाल रंग का मौली धागा, और जो काला कपड़ा उसमें काले रंग का धागा, उसको आप बढ़िया बांध करके अपने घर परिवार के सुख शांति की कामना करते हो, वो ये एक ईट ले जा करके आप शनि मंदिर में चढ़ा के आ जाइए। उसमें महाराज जी को वहां दीजिए, और शनि मंदिर के पंडित जी जो होंगे उनको हाथ जोड़ के वो ईटा बोलिए, पंडित जी आप इस ईटा को रख लीजिए। उसके साथ में आपके जितने स्क्वायर फीट का प्लाट है, अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट है तो 100 रुपए, 1200 स्क्वायर फीट का प्लाट है तो 120 रुपए, 1500 स्क्वायर फीट का प्लाट है तो 150 रुपए। उस हिसाब से आप जितने आपके स्क्वायर फीट का प्लाट होगा, उतने स्क्वायर फीट के प्लॉट के पैसे, मतलब उसका पहला हिस्सा, 1500 स्क्वायर फीट है तो 150 रुपए, 2500 स्क्वायर फीट है तो 250 रुपए, 5000 स्क्वायर फीट है तो 500 रुपए, वो पैसे की दक्षिणा के साथ आप पंडित जी को वहां दे दीजिए। और कर्मों के अधिकारी, कर्मों के देवता शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि मेरा घर जल्दी बन जाए। आपको यह काम 43 दिन तक लगातार करना है, 43 डेज, 43 दिन तक आप रोज एक ईट उस पैसे के साथ उस मंदिर में छोड़ के आए। आप देखेंगे 43 दिन के बाद आपके जिस प्लॉट में मकान बनने का योग नहीं बन रहा था, वहां मकान बनने का योग बनना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन आपको ऐसा लगे कि मेरा मकान बनने का योग हो गया है, उस दिन उसी मंदिर से एक ईट उठा के लाइए और उसी ईट को आप ब्रह्म स्थान पे अपने विराजित कीजिए। आप देखिए बहुत शानदार मकान बनेगा। इसके अलावा जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई उन्हें उनका बच्चा पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, बहुत परेशानी में है। तो ऐसी अवस्था के लिए आप दो चीजें कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता है या कोई उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप किसी भी
किसी भी पुष्य नक्षत्र में, आप ये देख लीजिए पुष्य नक्षत्र कब पड़ता है, किसी भी पुष्य नक्षत्र में आप अनार की कलम लेकर के आ जाइए, उस अनार की कलम को एक ताबीज में भर के उस बच्चे को आप उसके गले में धारण करवा दीजिए। अनार की कलम को ताबीज में भर दो, चांदी के ताबीज में अनार की कलम को भरिए, नक्षत्र पुष्य होना चाहिए, ये बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको। पुष्य नक्षत्र में अनार की कलम को ताबीज में भर के बकायदा प्रभु से कृपा, प्रभु से हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए, गणेश जी महाराज से निवेदन कीजिए, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के देवता, बुद्धि के देवता गणेश जी है, गणेश जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के बाद बकायदा आप माँ सरस्वती से प्रार्थना कीजिए, और उस बच्चों को वो ताबीज सफेद रंग के धागे में, धागा सफेद होना चाहिए, सफेद रंग के धागे में धारण करा के आप बच्चे को धारण करना, बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा, बच्चा पढ़ने लगेगा, जो परेशान कर रहा होगा आपको परेशान नहीं करेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा उपद्रवी होते हैं, उपद्रवी मतलब वो खेलते हैं तो गिर जाते हैं, चोटें आती है बहुत ज्यादा, तो ऐसे बच्चों के लिए आपको क्या करना है, शनि मंदिर से काला रंग का धागा ले आइए महाराज जी से मांग के, जो भी शनि मंदिर आपके घर के आसपास हो, आपके शहर में हो, उस शनि मंदिर का काला धागा उस बच्चे को आप गले में पहनाइए। बच्चा आपको जो उपद्रव कर रहा होगा, उपद्रव करना कम कर देगा, उपद्रव करना बंद कर देगा। यदि आपको शरीर में कोई परेशानी है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे जोड़ों में दर्द है, मुझे तकलीफ है, तो आप शनि मंदिर का चढ़ा हुआ, शनि महाराज जी को चढ़ा हुआ तेल लेकर के आ जाइए, मंदिर से मांग के लाना है पंडित जी से, उन्हें 10-20 रुपए दक्षिणा भी देना, और उस तेल की आप उस जगह पे आप मालिश कीजिए, आपका दर्द धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ये कुछ रेमेडीज है। उसके अलावा आपको अगर कोई रेमेडीज और पूछनी हो, कोई समस्या की, तो बताइए, मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। बोलिए ना अमिताभ सर, बोलिए ना, बोलिए। सर बिजनेस के लिए कोई बढ़िया बताइए सर, देखिए यदि आपका सब कर बिजनेस नहीं सके। चल रहा है, हाँ मैं आपको बता, यदि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आप दो काम करिए। सबसे पहले तो आप ये कर लो कि एक पीला रंग का कपड़ा ले लीजिए, शुक्ल पक्ष की किसी भी गुरुवार को आपको ये उपाय करना है। चाहो तो शुक्रवार को भी कर सकते हो, गुरुवार भी बेहतर है, अगर गुरुवार नहीं हो पाए तो शुक्रवार भी कर सकते हैं। पीला रंग का कपड़ा ले लीजिए, पीले रंग के कपड़े में 5 कौड़ी रखिए, 5 कमल के गट्टे रखिए, 5 आप इसमें हल्दी रखिए खड़ी गांठ वाली, और 5 रखिए सुपारी, और इसके साथ में रखिए आप एक गोमती चक्र, एक गोमती चक्र रखना है। उसको सर आपको ये सामग्री दोबारा से बता देंगे? फिर से बता दूं, फिर से सामग्री बताओ, सामग्री सामग्री ही बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए। 5 5 कौड़ी, 5 कौड़ी, 5 कमलगट्टे, 5 खड़ी वाली हल्दी की गांठ, कौन सी सर? हल्दी हल्दी खड़ी हल्दी, अच्छा हल्दी गांठ, हाँ, और 5 सुपारी, साबुत और सुपारी। इसके साथ में एक एक जो होता है वो होता है गोमती चक्र। वो गोमती चक्र आप लीजिए, पीले रंग के कपड़े में उसे रखिए सब, और पीले रंग के कपड़े में रखने के बाद आप उसे पहले गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। गंगा जल से शुद्ध करने के बाद में आप उसमें 5 चुटकी अष्टगंध बुरकाइए। 5 चुटकी अष्टगंध बुरकाने के बाद में देखिए 5 का आंकड़ा इसलिए क्योंकि देवता 5 माने जाते हैं, ठीक है, ब्रह्मा सर विष्णु महेश शिव और दुर्गा, ठीक है, ये पंचदेव होते हैं, ये सर सब एक 5 चुटकी क्या बताया आपने सर? अष्टगंध, अष्टगंध अष्टगंध, अच्छा। जी, अष्टगंध आप उसमें 5 चुटकी छिड़किए। उसके बाद में आप लीजिए लाल वाला कुमकुम, कुमकुम जो होता है, कुमकुम लेकर के अष्ट लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। लक्ष्मी जी के 8 रूप कहलाते हैं, जिसे हम अष्ट लक्ष्मी कहते हैं। अष्ट आज लक्ष्मी की का ध्यान करते हुए आज की 8 क्लास बार ऐसा वो सिंदूर जो है पूरी सामग्री के ऊपर छिड़क दीजिए 8 बार, और उसे छिड़कने के बाद में उसकी एक पोटली बनाइए, पोटली बना के अपने कैश बॉक्स में रखिए, पोटली बना करके अपने कैश बॉक्स में रखिए। ये शुक्ल पक्ष होना चाहिए, या तो गुरुवार का दिन हो या शुक्रवार का दिन हो, आप दोनों दिन कर सकते हैं, सुबह लेकिन 12 बजे के पहले करना है। ये एक बहुत अच्छा उपाय है जो बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए एक उपाय है। दूसरा उपाय मैं आपको और बता देता हूं, जैसे यदि मान लीजिए बिजनेस आपका नहीं चल रहा है, आप बहुत ज्यादा परेशान है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी की नजर लग गई है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने बिजनेस के आपका जो व्यापार का केंद्र है, वहां गंगा जल थोड़ा सा, दहली को थोड़ा सा गंगा जल से धोइए। धोने के बाद में वहां पर थोड़ी सी हल्दी लपेट दीजिए, दहली पर हल्दी थोड़ी सी लगाइए। जब आप उस पर हल्दी लगा देंगे, हल्दी लगाने के बाद में आप उसी दरवाजे पर उसी हल्दी से स्वस्तिक का चित्र बनाइए, स्वस्तिक बना दीजिए। स्वस्तिक जब बना देंगे तो इससे क्या होगा, जो नेगेटिविटी होगी, जो नजर दोष होगा, वो आपकी दुकान से धीरे धीरे दूर होने लगेगा। ये आप चाहे तो रोज भी कर सकते हैं, अगर किसी कारण से आपके पास रोज समय नहीं है तो आप हर गुरुवार करें। ये आप एक उपाय ये कर सकते हैं, इससे व्यापार चलने लगेगा। इसके अलावा आपका व्यापार और कैसे चलेगा ये बताओ।
मान लीजिए आपका व्यापार है और वो नहीं चल रहा है, तो आप अपने घर के आसपास किसी भी एक ऐसी मार्केट की दुकान को पकड़िए जो खूब चलती हो, बहुत ज्यादा चल रही हो, जिसके सुबह से रात तक भीड़ भीड़ लगी रहती हो। ऐसी हार्डवेयर की दुकान में आपको जाना है। हार्डवेयर की दुकान में जाकर के आप उससे एक नट और एक बोल्ट ले आइए। एक वो गोल वाला बोल्ट होता है और एक नट होता है, नट और बोल्ट लेकर के आइए। उस नट और बोल्ट को आपको शनिवार को लाना है। शनिवार को नट और बोल्ट को लाइए, काले कपड़े में उसे बांधिए। काले कपड़े में बांधने के बाद में उसमें उसमें पोटली बना करके उसको मौली धागे से बांधिए। और मौली धागे से बांधने के बाद में आप उसको अपने दरवाजे पर टांग दीजिए। आप आपका जो व्यापार का स्थल है, जो दरवाजा है, मुख्य द्वार है, उस पर आप टांग दीजिए। महाप्रभु की कृपा होगी और आपका व्यापार चल पड़ेगा। ये 3 रेमेडीज मैंने आपको बताई। एक रेमेडी, चलती दुकान का क्या करना है सर? नट और बोल्ट लेके आना है, नट बोल्ट। अच्छा। हाँ, नट और बोल्ट। लोहे का एक हाँ नट होता है, लोहे का एक बोल्ट होता है, और उसको काले जी जी। कपड़े में बना करके पोटली बनाइए, ऐसे मौली धागे से बना करके ऐसे पोटली अनुमा बनाइए, और उसको अपने दुकान के दरवाजे पर टांग दीजिए। एक ये बहुत अच्छा उपाय ये। तो ये भी आपको सर बहुत, अगर अगर हमारा व्यापार घर से ही चलता है? अगर आपका व्यापार घर से चलता है तो आप वो घर में बांध लीजिए। ठीक। अगर आपका वो व्यापार घर में चल रहा है तो घर में बांध लीजिए। इसके अलावा एक उपाय और मुझे याद आ गया, वो भी बता देता हूँ। एकाक्षी नारियल ले आइए। परचून की दुकान पे एकाक्षी नारियल मिलते हैं। वो एकाक्षी नारियल आपको लेकर के आना है गणेश चतुर्थी के दिन। हर महीने जो चौथी तिथि होती है वो गणेश चतुर्थी कहलाती है। हर महीने चतुर्थी आती है। चतुर्थी के दिन आप सुबह सुबह गणेश चतुर्थी वाले दिन एक एकाक्षी नारियल लाइए। एकाक्षी नारियल लेकर के आपको सबसे पहले गणेश जी के मंदिर पे जाना है। गणेश जी के मंदिर में आपको दुर्वा की माला गणेश जी को अर्पित करनी है और 5 लड्डू के भोग लगाने। 5 लड्डू के भोग लगाइए, गणेश जी को गणेश और दुर्वा की माला अर्पित कीजिए, और वो एकाक्षी नारियल अर्पित करके उनके चरणों में छुआ करके वो एकाक्षी नारियल अपने घर वापस ले आइए। उस एकाक्षी नारियल को आप लाल कपड़े में बांध करके या पीले कपड़े में बांध करके अपने घर के कैश बॉक्स में रखेंगे तो आपको लाभ होने लगेगा। गणेश जी का मंदिर सिद्ध होना चाहिए। ऐसा मंदिर होना चाहिए जहां भक्त जाते हो। ऐसा नहीं कि गणेश जी अकेले बैठे वहां कोई जा ही नहीं रहा है, कोई पंडित जी नहीं है, वैसे नहीं। जो चलता हो, जहां भक्त जाते हो, हर बुधवार की मान्यता हो जिस मंदिर की, ऐसे मंदिर में जाकर के आप एक तुलसी नारियल अर्पित करके वापस अपने पास लाइए। बड़ा लाभकारी उपाय है। धन्यवाद सर। हाँ हितेश सर, एक चीज पूछनी है मुझे कि जी, लेबर, अगर लेबर नहीं रुकती है काम पे, लेबर नहीं मिलती, तो उसके लिए क्या उपाय करें? लेबर नहीं मिलता तो सबसे, देखिए, लेबर का कारक ग्रह कौन है? वो है शनि। जी सर। सर ने हमें जो अब तक बताया है, लेबर का कारक शनि है, तो आपको शनि को सेट करना पड़ेगा। आप शनि देव को सेट कीजिए। शनि महाराज सेट है तो आपके पास लेबर सेट है। हर शनिवार तो शनि सर, मंदिर जाइए। हर जी शनिवार सर। शनि मंदिर जाइए, पूजा पाठ कीजिए। शनि मंदिर के जी बाहर जो मांगने वाले जो बैगर्स बैठे हों, उनको आप चाय पिलाइए। अभी ठंड का समय है, बढ़िया गर्मा गर्म चाय पिलाइए आप उनको। किसी ऐसे बैगर के पास जो नंगे पांव घूम रहा हो, उसको आप चप्पल दान कर दीजिए। उसको आप चप्पल चप्पल दीजिए, ठंड का समय है अभी तो। ये छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी रेमेडियां है जो आपके लेबर को रोकेगी। फिर भी मान लीजिए अगर ऐसी बात आ रही है कि आप आपके व्यापार में लेबर नहीं रुक रहे हैं, आपके घर में लेबर नहीं रुक रहे हैं, तो उसका भी एक उपाय बता रहा हूँ। वो आप उपाय जी सर। जो है वो लिख लीजिए। हाँ एक सर, एक धीरे पीले धीरे रंग, बताइए सर, नोट कर लूँ। जी जी बिल्कुल, ये तो रिकॉर्डिंग हाँ में आ जी। जाएगा आपको। बंगा सर आपको जी सर। रिकॉर्डिंग देंगे तो आप सुन अरे लीजिएगा। बड़ी मेहरबानी है सर की। भांगा सर का थैंक यू बोलता हूँ। सर ने पहली बार लिंक भेजा है मुझे, और मैंने पहली बार ये लिंक क्या मैं जो है ना सर, ओपन कर लिया। अरे वाह। क्योंकि सर हमने अभी न्यूज चैनल चालू किया है, सर के पास भेजा था मैंने अपना। तो अभी हमारा काम है कि हम अभी से शुरू किया है हमने। बाकी मैं प्रिंट मीडिया में हूँ सर, करीबन 30 साल से सर। तो सर का मैंने काफी देखता हूँ, सर को मैंने भेजा भी था, तो सर पहचान भी गए होंगे। सोमनाथ सर, पहचान रहे हैं आपने? पहली बार आपको लिंक मिला और पहली बार में ही आप अमृत पा गए। जी सर, बहुत मेहरबानी है सोमनाथ सर की और आपकी। अरे मेरी कोई मेहरबानी नहीं सर। नहीं तो सर, देखिए, पहले तो गुरु जी को प्रणाम। पहले तो सर बांगा आपके सर को प्रणाम, बाकी देखिए गुरुजन है आप। और आप सबकी बात बता रहे हैं तो मेरे मन में आया कि भाई मैं भी अपनी 5 साल से लेबर के लिए बहुत परेशान हूँ। तो सर रेमेडी बताता हूँ जो मैं कर रहा हूँ काफी समय से। सर हर शनिवार को तो मजदूरों को कुछ ना कुछ खाना या भुने हुए चने देता हूँ। और सर नेत्रहीन को भी हर महीने ब्लाइंड जो स्कूल होते हैं उनमें कुछ ना कुछ डोनेशन देता हूँ। शनिवार को सरसों का तेल, उड़द का दान, ये भी करता आ रहा हूँ सर। काफी समय हो गया सर करते करते, 5 साल से लेबर के लिए परेशान हूँ सर। तो इसके लिए देखिए, आपको आपको एक बहुत छोटा उपाय बता रहा हूँ। वो तो आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वो जी। करते रहिए। जी। आपको करना क्या है? तो ये करना है कि आपको किस चीज का काम है आपका?
सर हमारी मैडम के नाम कन्फेक्शनरी का काम है सर, कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग होती है सर। अच्छा, कन्फेक्शनरी, चॉकलेट बिस्किट वगैरह बनाते हैं। जी जी जी, वो टॉफी मतलब पेड़े वगैरह सर। हाँ बस ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी मशीन है, उस मशीन को जी आपको शनिवार के दिन एक काले जी रंग के काजल से उस मशीन पे आप सबसे सबसे पहले एक स्वस्तिक बना दीजिए। स्वस्तिक जी ठीक है। राइट साइड से शुरू कीजिए, ठीक है। जी और एक मैं मंत्र बोल रहा हूँ, वो मंत्र जी आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना। जी तो अगर ये मंत्र आप नोट कर लेना, आप फिर हाँ उसके बाद धीरे से आप उसको याद रख लेना, ठीक है। जी ग्रह नायक दायक कर्म फलम वरदायक भक्त विपत हरम सुरनायक साधक सिद्ध करम प्रणमामि शनेश्वर विघ्न हरम प्रणमामि शनेश्वर विघ्न हरम। इसका तात्पर्य है कि ग्रह नायक दायक कर्म फल, ग्रहों के नायक आप ही दायक हो और आप ही मेरे कर्मों के दाता हो, आप ही मेरे कर्म के फल के दाता। बस आप इस मंत्र को याद रखिए, धीरे धीरे आपको याद आने लगेगा। ये इस मंत्र को पढ़ते हुए आप कम से कम 5 शनिवार, 5 शनिवार एक नारियल लीजिए, श्रीफल लीजिए, श्रीफल के ऊपर काला रंग का धागा लपेटिए, काला रंग का कपड़ा लपेटिए, और उसको अपनी पूरी फैक्ट्री जहां आपका काम चलता हो वहां से आप 8 बार उतारिए, क्योंकि 8 शनि देव का अंक है। 8 बार ऐसा पूरा क्लॉकवाइज आप पूरा घुमा करके उसको ले जाकर के उस नारियल को नदी में ठंडा कर दीजिए। ये एक ठीक सबसे है। पहला उपाय कीजिए आप। ये आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपको इसका लाभ दिखने लगेगा, और आपके यहाँ जो लेबर्स की समस्या है वो आपकी दूर होने लगेगी। ये बहुत सिंपल रेमेडी है, और ये एक ऐसी रेमेडी जो होगी होगी, क्योंकि देखिए जो नारियल है, नारियल के अंदर हम देखते हैं कि कई ग्रहों का समावेश है। नारियल के जी अंदर कई ग्रहों का समावेश कैसे है, जैसे आप नारियल की जूट देखेंगे, फिर उसके बाद में आप नारियल जब छीलते हैं तो एक वो आता है, फिर उसके अंदर एक सफेद रंग का निकलता है, फिर उसमें पानी रहता है। तो नारियल के अंदर नवग्रहों का समावेश है। जैसे जी मैंने 1-2 बार मेरी क्लासेस में बताया था कि पान जो होता है, आप और हम जो पान खाते हैं, वो नवग्रह की सबसे अच्छी रेमेडी। जी सर। पान खाना नवग्रह की सबसे अच्छी रेमेडी। आप समझिए कैसे, हरा रंग का पान का पत्ता है, पान का पत्ता हरा बुध है, उसको आपने पानी शोधाया, पानी चंद्रमा है, उसके ऊपर आपने क्या किया, कत्था लगाया, कत्था आपका मंगल है। उसके बाद में आपने उसमें लौंग जला दी तो वह सूर्य है, लौंग हम जला के उसमें डालते हैं, वो आपके सूर्य है। उसके ऊपर आपने क्या डाली, हरी रंग की इलायची खोली, इलायची के काले दाने डाले, वो इलायची के दाने शनि देव है। उसके बाद आपने चूना लगाया। अब इशारे में बताइए चूना कौन है, चूना शुक्र है। चूना। शुक्र जी महिला है, महिला चूना लगाती है, तो जी शुक्र महिला है, तो शुक्र जो है वो चूना लगा दिया। जो महिलाएं होती है, पति पत्नी पति को चूना लगाती है, तो उसी प्रकार ऐसा आपने उसमें चूना लगा दिया, तो चूना शुक्र है। उसको जब आपने लपेटा और मुंह में डाला, राहु और केतु आपने खा के थूक दिए, वो केतु हो गया। तो ये है तो नवग्रह की सबसे अच्छी रेमेडी पान है। मैं तो कहता हूँ कि हर व्यक्ति को कम से कम हफ्ते में एक बार पान खाना चाहिए। आप पान सही खाइए, बात, आपके थैंक यू सर। टेंशन नहीं लगेगी। आज तो आपने वो अमृत दे दिया, थैंक यू बांगा सर, और आपका कि जीवन में तो पता ही नहीं चलता। ये अच्छा सर, मैं ये ये कह बहुत रहा था, हाँ सर, अगर बहता पानी ना मिले, क्योंकि हमारे यहाँ से पच्चीस तालाब में डाल किलोमीटर दीजिए। दूर। अगर जी, आपके यहाँ ऐसा नहीं है तो आप तालाब में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तालाब वगैरह नहीं है सर, तो फिर मैं गंगा जी जाऊंगा सर, करके आऊंगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है सर। बेहतर है, बेहतर बेहतर। ठीक, थैंक यू सर। चलो सर, एक रेमेडीज आपको मैं बताता हूँ। आपके जितने भी वर्कर्स हैं जिनसे आपको दिक्कत आती है, जितने भी वर्कर्स हैं उनके साथ अपनी एक फोटो खिंचवा लो। सर इस टाइम तो कोई है ही नहीं। सर कभी तो आएंगे, दो चार, कभी तो फैक्ट्री चलती होगी या बंद ही रहती है। सर इस टाइम तो ये स्थिति हो गई है कि एक महीने से फैक्ट्री बंद पड़ी है, कोई लेबर आने को तैयार नहीं है सर, चाहे कितने ही पैसे दे दो। सर देखो, कभी तो चालू होगी ना, 2-4 दिन में कोई ना कोई तो आएंगे जी लेबर। जी नहीं आती है तो आप एक काम करो, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ले लो जिसमें लेबर हूँ काम करते हुए। जी सर। एक प्रिंट आउट निकालो और उसको NW में लगा दो, नॉर्थ वेस्ट में, अपनी कंपनी। लेकिन फोटो ठीक है ब्लैक एंड सर। व्हाइट होनी चाहिए, जी सर। कलरफुल नहीं। ये बात तो, ध्यान रखना। तो सर NW में लगाऊं या NNW में भी लगा दूं? सर पहले NW में लगाओ, पहले तो सपोर्ट चाहिए ना। ठीक है सर। पहले वो आपके साथ काम करेंगे तभी तो आपको सपोर्ट मिलेगी। जी सर।
अभी कुछ दिन पहले एक बंदे ने मेरे को क्वेश्चन करा जी सर। मेरे पर्सनल पर, सर मेरे साथ जी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने उसकी फोटो NW में लगा दी, ठीक है जी जी। सर। किसी कॉन्ट्रैक्टर से उसको प्रॉब्लम आ रही थी, उसने कॉन्ट्रैक्टर की फोटो लगा दी NW में जी और सर। कलरफुल, और शाम को जी ही उसका लेबर वो कॉन्ट्रैक्टर भाग गया। अब मेरे से जी क्वेश्चन कर रहा है, सर मेरे से गलती क्या हुई? जी अब सर। आपने पता चले लाल रंग की फोटो वहां लगा दी NW में, जी जी तो वो तो उसका एंटी होगा ना। जी सर। सर वहां तो भगते हुए घोड़े की अगर फोटो कोई लगी हुई तो ध्यान हटा रखना दूं है सर कौन क्या? किसका दोस्त है कौन किसका दुश्मन है। जी सर। सर मैं ये कह रहा था, NW आपका, वहां नीले हाँ जी नीले रंग के साथ घोड़े की भगते हुई फोटो लगी हुई है सर, तो वो हटाऊं या वो भी लगी रहने दूं? सर, अभी कुछ दिन तो हटा दो, ठीक है सर। ठीक है सर। कुछ दिन के लिए उसको हटा के रख लो, कहीं ठीक ऐसा है तो सर। ना हो पता चले घोड़े की तरह वही भागते जा रहे हैं आपके। जी जी सर, मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है जी। रस्तोगी जी, आपके लिए बता दूं, हितेश जी ये भी जी न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, जैसे आप प्रिंट थैंक यू मीडिया में सर। हो। ये जी ये सर। ठीक है जी। जी हाँ जी हितेश जी, अब आप अपना कंटिन्यू रखिए। जी सर, जी सर। कमलजीत जी, आपने हाँ काफी देर बताइए। से हैंड रेज कर रखा था, आपने कुछ पूछना है क्या? जी जी, कमल जी बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। पहले तो आप जो मैंने सुना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मैं पहली बार सुन रही हूँ इतनी ज्ञान, वो भी एक फ्लो में। आप जब स्टार्ट हुए पता लग रहा है सर आपका ज्ञान कितना है। और मैं जब भी सर की क्लास में आती हूँ मुझे लगता है सर कहाँ से ढूंढ के लाते हैं इतने महारथी। सच में सर आपकी ये क्लासेस, चाहे इसमें बहुत कम लोग हैं लेकिन बहुत ही डिवाइन लोग हैं, हीरे छांट के बिठा रखे हैं सर ने क्लासेस में। बंगा बंगा सर का आदेश होता है मैडम, बस और कुछ नहीं। और हम तो सब बंगा सर के छात्र हैं। लेकिन और यहाँ पर देखिए, लोग टांग खींचने भी आते हैं, जैसे आज आपने देखा। आज 2 साल में पहली बार मुझे क्लास से किसी को रिमूव करना पड़ा। मैंने हफ्ते में भी देखा। चलो सर, पार्ट ऑफ द लाइफ है, जो सीखने को सबको आज कुछ मिल गया, आपका दूसरा रूप भी देखना जरूरी था। सर मेरा ना सर एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि जिनके फोर्थ घर में राहु होता है, मेरा भी है, तो उनमें वो आपने बिल्कुल सही बताया कि उनकी माता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहते। सर मेरे दोनों के साथ ही अच्छे नहीं है, मेरे माता पिता के साथ ही रिश्ते अच्छे नहीं है। मैंने कोई गलती भी नहीं, एक तो होता है इंसान को गलती की, तो मुझे अभी मेरी राहु की महादशा चल रही है, 9 साल हो चुके हैं उसको, अभी 9 साल अभी और है। तो ये है कि मेरे रिश्ते 3-4 साल से बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, क्या हम इसको हील कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं? आप मोर पंख रखना शुरू कीजिए अपने पास। रखे हुए हैं सर। मोर पंख रखिए आप। जी। कब से रखी है? सर इनको 1.5-2 साल हो गया सर। ठीक है। तो आपने सिंपल मोर पंख रखा होगा बस। सर मोरपंख तो सिंपल ही होता है। अब समझिए मोर पंख। राहु और केतु शनि देव के असिस्टेंट है, समझिए इस बात। ओके। शनि देव जो है वो एक देवता है, उसके राहु और केतु दो असिस्टेंट। ठीक है। एक बिग बॉस है, एक हेड ऑफिस है, और दो उसके ब्रांच ऑफिस है, ये याद है। राहु और केतु को जिस तरह से विष्णु जी और जिस तरह से शिव जी कंट्रोल करते हैं, उसी प्रकार शनिदेव भी कंट्रोल। तो आपको वो मोर का पंख कैसे रखना है अब आप समझिए। आप किसी भी शनिवार के दिन उस मोर पंख, अब एक नया मोर पंख लीजिएगा शनिवार, एक नया मोर जी। पंख लीजिए। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष किसी भी पक्ष को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उस मोर पंख को लेकर के आप जाइए शनि मंदिर, दो मोर पंख जी। खरीदिए। एक मोर पंख आप शनिदेव को अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए, उनको बोलिए पंडित जी ये चढ़ा दो। दूसरा मोर पंख आप वहीं पर सरसों तेल में डुबाकर, सरसों का तेल लीजिए, उसमें उस मोर पंख को डुबा दीजिए, और डुबा करके शनिदेव के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद महाराज जी को 150 रुपए की दक्षिणा दीजिए उनके हाथ में, और बोलिए पंडित जी इसको कुछ देर चरणों में पड़े रहने दो, यहीं बैठिए। और वहां बैठ करके आप शनिदेव की चालीसा का पाठ कीजिए, एक पाठ कम से जी। कम आप कीजिए। शनि चालीसा में एक शब्द आती है, गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, हाय ते सुख संपत्ति उपजावे। मतलब सभी भगवान के पास एक ही वाहन है, सबके पास एक ही कार है, लेकिन शनिदेव एकमात्र ऐसे देवता है जिनके पास 108 कार है, 108 उनकी सवारियां हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है, जिसमें 10 वाहन उनके मेन,
आपने हमेशा भगवान विष्णु को गरुड़ पे ही देखा होगा, गरुड़ के अलावा वो और किसी पे नहीं बैठेंगे। शिव जी नंदी पे ही बैठेंगे, उसके अलावा और किसी पे नहीं बैठेंगे। लेकिन शनि देव के 10 वाहन, वो एकमात्र ऐसे देवता है जिनके पास इतनी सारी फैसिलिटीज, तो वो जिस जी जिस वाहन में बैठेंगे वैसा फल देते हैं। शनिदेव अगर हंस पे बैठेंगे तो आपको उड़ाते रहेंगे। शनिदेव जी अगर गज पे बैठेंगे, हाथी पे, तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। शनिदेव अगर शेर पे बैठेंगे तो क्रूर हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो उनके 10 वाहन है। तो एक शनि चालीसा का आप पाठ करें, और वो जो सरसों तेल में डूबा हुआ मोर पंख है, उस मोर पंख को आप वापस अपने पास ले आए, और फिर उस मोर पंख को आप अपने पास रखिए। ओके मैं दावे से कहता हूँ बहुत शानदार रिजल्ट देंगे। आप याद करेंगे बंगा सर को और बोलेंगे कि क्या क्या रेमेडीज थी, मेरा सब कुछ बेहतर। थैंक यू सो मच सर, थैंक ठीक यू। है। मैं चेक हम करते हुए फीडबैक हम जरूर कर दूंगी सही सर। रहे हैं, लेकिन वो ये कि रास्ता बस थोड़ा सा सही अपना लीजिए। इसके अलावा यदि मान लीजिए ऐसे और भी आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रही है, तो आप ये देख लो कि राहु किसकी राशि में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं राहु? चौथे भाव में किसकी राशि में? उदय क्या हो रहा है उनका? राहु सर 10 नंबर लिखा हुआ है वहां, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है। 10 नंबर लिखा है, शनिदेव की राशि है। मकर मतलब शनिदेव की राशि, शनिदेव की राशि में राहु बैठे हैं। तो आपको तो ये करना ही पड़े, आप ये करिए, बहुत शानदार, आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आप शनिवार के दिन काजल लगाइए आंखों में, ठीक है सर। फायदा मिलेगा आपको। काजल लगाना चालू कीजिए। क्योंकि सर मैं काम भी करती हूँ तो इससे इससे सर बेइज्जती भी बहुत हुई है पीछे से, 3-4 साल पहले ना बिना बात के बेइज्जती हुई, और अच्छी खासी बेइज्जती हुई, और कुछ किया भी नहीं था, तो किसी मैं ने आपको बताया कि रेमेडी बता रहा हूँ, आप आंखों में सुरमा लगाना शुरू कीजिए। आपकी आंखों में सुरमा लगा और सारी समस्याएं आपकी गुम। ओके काजल ठीक है लगाइए सर, आप। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, ऑलवेज ब्लेसिंग सर, थैंक यू। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ हाँ हाँ। जैसे मैम ने जो ये क्वेश्चन किया, ये तो ये फोर्थ हाउस में राहु है, उसी का सिर्फ ये रेमेडी है कि और किसी चीज में भी नहीं, कर ये सकते हैं फोर्थ इसको? फोर्थ हाउस में राहु है, और शनि शनि की राशि में राहु बैठेंगे, उसी की रेमेडी है, सबके लिए नहीं है। इसीलिए उनको शनि मंदिर में मोर का पंख तेल में डुबाना। ठीक है। जैसे मान लो राहु सूर्य के साथ थर्ड हाउस में हो, तो मैडम अगर ग्रहण आपको क्या योग कर बन क्वेश्चन गया सकते आपकी हैं? पूछना है कुंडली तो में। कैमरा ऑन करिए प्लीज मैडम। अगर क्वेश्चन हाँ, पूछना है तो कैमरा ऑन करिए, नहीं तो कैमरा बंद है जी तो हम जवाब नहीं देंगे। जी सर। ये हमारी पॉलिसी है। कम से कम भाई, जी मैं सर। किसको बता रहा हूँ मुझे तो पता हो। मैं ब्लैक बोर्ड को थोड़ी पढ़ाऊँ, या ब्लैक बोर्ड को थोड़ी बताऊँ। फ्री में इतना ज्ञान मिल रहा है आप लोगों को, और क्या चाहिए। हाँ माया जी बोलिए। जी बोलिए मैं माया जी। वही बोल रही थी कि जिसे इन्होंने फोर्थ हाउस में राहु का पूछा, तो मेरा जो है वो थर्ड हाउस में राहु है, और 6 नंबर की राशि है, और सूर्य के साथ है। तो आपकी कुंडली में तो ग्रहण दोष बन गया, राहु ने सूर्य को ग्रस लिया। हाँ, तो सर मेरी जो कुंडली में है ना, थर्ड हाउस में सूर्य और राहु की कॉम्बिनेशन है, और नाइन्थ हाउस में चंद्र और केतु की कॉम्बिनेशन है। मतलब हो दोनों गया। में सूर्य ग्रहण का हो रहा है। हाँ। तो इसका क्या उपाय है सर? आप देखिए, थर्ड हाउस में आपके राहु और सूर्य है, ठीक है, और नाइन्थ हाउस में चंद्रमा और केतु है। चंद्रमा और केतु ये दोनों एक साथ बैठते हैं, सूर्य और राहु एक साथ बैठते हैं, तो ग्रहण दोष। राहु जिसके भी साथ बैठेगा, राहु सूर्य के साथ बैठेगा तो भी ग्रहण दोष लगाएगा, चंद्रमा के साथ बैठेगा तो भी ग्रहण दोष लगाएगा। अब भाव है तीसरा, तीसरा भाव है आपके पराक्रम का, तीसरा भाव है आपके शौर्य का। तो पराक्रम आपको यदि राहु और सूर्य को कंट्रोल करना है तो आप नरसिंह मंदिर जाइए। नरसिंह? नाम सुनिए आप नरसिंह भगवान का। हाँ जी, नरसिंह भगवान का नाम तो सुने, मगर मंदिर तो नरसिंह जी का बहुत कहीं रेयर ना ही कहीं मिलता है। कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अगर अगर मंदिर नहीं मिल पाता है तो आप उनके फोटो निकाल लीजिए, गूगल से फोटो निकाल लीजिए। उस फोटो की कम से कम आप उस फोटो की कम से कम 5 रविवार पूजा कीजिए। नरसिंह भगवान की आप पूजा कीजिए, क्योंकि आपको राहु और सूर्य के पराक्रम से नरसिंह बचा सकते हैं। ग्रहण दोष जब लगे तो आप भगवान नरसिंह की पूजा कीजिए, आपको बड़ा लाभ देके जाए। भगवान नरसिंह चूंकि आपके पराक्रम भाव पे, तो पराक्रम राहु और सूर्य दोनों आपके पराक्रम को समाप्त करने की तैयारी, क्योंकि देखिए राहु सूर्य को ग्रस लेते हैं तो सूर्य वहां पर बलहीन हो जाते हैं। तो सूर्य जब बलहीन होते हैं तो ऐसे में उनको बल कौन देगा, उनको पराक्रम कौन देगा? तो पराक्रम देने के लिए भगवान विष्णु के अवतार, एक अवतार है नरसिंह अवतार। और सूर्य को हम नारायण का स्वरूप कहते हैं, सूर्य नारायण कहते हैं। नारायण कौन है? भगवान विष्णु है।
और विष्णु के अवतार है भगवान नरसिंह। तो जब पूरी तरह से बलहीन हो जाते हैं तो नरसिंह उनको बल देने का काम करेंगे। तो आप ऐसे में भगवान नरसिंह की पूजा करें। यदि ऐसी कोई बात आती है कि आप नरसिंह की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप ये कर सकती हैं कि किसी भी शिव जी के मंदिर में जाएं और शिव जी के मंदिर में जा करके आप मीठे पानी पानी ले लीजिए, उसमें गुड़ चढ़ाइए, गुड़ ले लीजिए। पानी है चंद्रमा, गुड़ है सूर्य। तो आप वो मीठा जल जो है वो शिवलिंग में अर्पित करें, पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए, शिवाय नमः बोल दीजिए या ओम नमः शिवाय बोलिए। आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए वो जल जो है वो शिव जी पे अर्पित कीजिए। धीरे धीरे समझ आ रहा है। सादा पानी नहीं चढ़ाना, दूध नहीं चढ़ाना, दही नहीं चढ़ाना। सादा जल मतलब चंद्रमा और गुड़ मतलब सूर्य। जब दोनों मिलेंगे सूर्य और चंद्रमा के साथ आप उस पर चढ़ाएंगे तो वो काम करेगा। उसी जल को जब आप शिव जी के ऊपर बैठे हुए सर्प को चढ़ाएंगे, शेषनाग को चढ़ाएंगे, जब वो शेषनाग के ऊपर जब वो जल जाएगा तो राहु शांत होगा। समझ मतलब गया? मान लो हमने गुड़ वाला जल लिया, वो हमने जो नाग देवता है उनके ऊपर चढ़ाते हुए, मतलब वो पहले शिव जी को चढ़ाना है आपको, पहले शिव जी को चढ़ाना है। और कोशिश क्या करनी है, अब समझिए कि रेमेडी का मेन पंच क्या है। कोशिश ये करनी है कि शिवलिंग अगर काले रंग का हो तो आपको ज्यादा लाभ करेगा, क्योंकि काला रंग राहु शनि इनको बिलोंग करता है। तो काले रंग के पत्थर का शिवलिंग जो होगा वो यदि कहीं मिले तो आपको ज्यादा लाभ करेगा। जल पहले आपको शिवलिंग पे अर्पण करना है। अर्पण करते हुए पंचाक्षरी मंत्र का जप करना है, जितना बोल सको उतना बोलो। फिर उसके बाद में उसी बचे हुए जल को आप सर्प के ऊपर चढ़ाए। तो सर्प के ऊपर से जब वो शिवलिंग पे गिरेगा तब आपको इस चंद्र ग्रहण से और इस सूर्य ग्रहण के दोष से, देखिए, मुक्ति नहीं मिलती है, असर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फायदा दिखने लगेगा इसका। ये आप ये एक कितने रेमेडी टाइम आपको करना है बता। सर? ये कितने टाइम करना है? जल चढ़ाना है मैडम, फ्री का जल है, जितना कर मतलब लो उतना डेली अच्छा करना है, है पैसा कि या थोड़ी कोई लगता है। मतलब ऐसे कि कोई पर्टिकुलर, जैसे भगवान की आपने भक्ति फाइव रोज कर लीजिए। 5 रविवार आपने बोला ना कि नरसिंह जी का, तो मतलब इनका भी कुछ है क्या कि डेली करना है? नरसिंह जी के लिए तो 5 रविवार है, उनको आपको ढूंढना पड़ेगा। पर शिव जी तो हम्म, जगत में चलता है, जहां देखो वहां मिल जाएंगे। रोज शिव जी में जल चढ़ा देंगे, जल ही तो चढ़ाना है जी भगवान का नाम लोगे, कम से कम आप ही को लाभ हो रहा है, आपके आसपास पॉजिटिविटी आएगी। रोज जी। चढ़ाइए। इसके अलावा और कोई सर उपाय? क्योंकि मतलब एक्चुअली मुझे परेशानी तो आ रही है कि मैं जितना कर बहुत रही हूँ सारे उपाय, मुझे फायदा मिल ही नहीं रहा। बहुत सारे उपाय हैं। उपाय तो इतने हैं कि आप लिखते लिखते थक जाओगे, मैं बताते नहीं थकूंगा। 11 बजे रेमेडीज हितेश तो जी इतनी मैं ऐड खत्म है। करूं? हितेश जी मैं ऐड करूं कुछ थोड़ा सा? जी प्लीज 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 गजिन जी प्लीज। आ, मैडम एक काम करिएगा, 300 ग्राम जौ ले लेना आप। 300 ग्राम जौ के अंदर दूध का छींटा लगा के शुक्रवार को, और आपने 3 शनिवार को या फिर बुधवार को आपने जलते हुए पानी के अंदर बहा देने जौ। 300 ग्राम जौ, उसके अंदर दूध का छींटा लगाना है, कच्चे दूध का। और आप 3 शनिवार या फिर बुधवार, दो दो ऑप्शन आपके पास, चलती हुई नदी के अंदर शन वो जौ को बहा देना, तो आपको फल मिलेगा। सर, जैसे बहता हुआ नदी आजकल तो बहुत मुश्किल से मिलता है, तो कुछ इसका अलावा और? उसके अलावा चलती हुई नदी में से एक 300 आधी ग्राम बकेट पानी के लिए आना। आधी बकेट मतलब ऑलमोस्ट आप ये सोच लो कि 3 लीटर या 4 लीटर पानी ले आना। मतलब वो अपनी एक बकेट के अंदर रख हम्म लेना। उसके अंदर सारी जो हर हर हम्म वीरवार, मतलब सॉरी, हर शनिवार और हर बुधवार को उसमें जौ डालते डालते हम्म रहना। और लास्ट जो तीसरी हम्म होगी ना, जो थर्ड वाली रेमेडी होगी, हम्म। उस थर्ड वाली रेमेडी के अंदर आपने वो पूरा पानी, पूरी जौ, और वो थर्ड वाली रेमेडी आपने चलते पानी में ही करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब रोज, मतलब हर एक बार नहीं जाके एक बार इकट्ठा करके एक बार ही जाके कर दें ऐसा? हाँ हाँ हाँ। ऊपर अगर वो वो जो बहते हुए पानी जल जो में करना जो है? जो पानी आप घर में लेके आओगे वो चलती हुई नदी का भर लाना आप, 3 लीटर या 4 लीटर, एक बोतल में या फिर एक बकेट में। 1 मिनट। जैसे हम पानी, बहती हुई पानी, नदी से पानी ले आए, उसको बकेट में रख दिया, फिर ये जो 300 ग्राम जौ है उसमें दूध का छींटा मारा 300 और ग्राम उस मैडम। बकेट में डाल दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ठीक है। 300 ग्राम ना, 300 ग्राम जौ, उसमें दूध का छींटा मारा, वो बकेट में डाल दिया। ऐसे हमने 3 शनिवार या बुधवार दोनों में से कोई एक बार चुनना है, उसमें करना है। फिर जब 3 दिन, तीन तीन शनिवार हो गया दो बार उसके हो बाद जाएगा। फिर
2 बार हो जाएगा, तीसरी बार में आपने दोनों बार की जो नदी उसके अंदर बकेट में इकट्ठा हो गया वो भी नदी में डाल देना है, और तीसरी बार वाला वो नदी में डायरेक्ट करना है। अच्छा, वो डायरेक्ट उसी में करना है, नदी में ही करना है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, मतलब बहती हुई नदी का ही प्रॉब्लम क्या आ रही है सब आपको? इसमें वो। नहीं सर, वो कुछ भी मेहनत करते हैं प्रॉब्लम लेकिन वो मैडम आपको फल नहीं फाइनेंस की मिलता है। प्रॉब्लम आ रही है? हाँ सर, आ रही है फाइनेंस, मतलब जो मैं कर रही हूँ उसका मतलब जितना भी मेहनत कर रही हूँ मैडम मतलब मैडम उसका फल मिल मैडम ही नहीं रहा है। सबसे पहले सुनिए आप सुनिए कुछ मत करो। सुन लीजिए, सबसे आपको पहली यदि ऐसी प्रॉब्लम आपको समस्याएं आ फाइनेंस रही की आ है, रही होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप फाइनेंस की है आपकी लाइफ में। आपको यदि ऐसी समस्याएं आ रही है तो आप सबसे पहले एक घड़ी खरीद लो, और वो घड़ी खरीद करके किसी शनि मंदिर में डोनेट करो। शनि मंदिर में? घड़ी घड़ी वॉच, दीवार वाली जो वॉच होती है वो ले लीजिए। देखिए हाँ। शनि क्या है? कर्म है। कर्म क्या है? आपका हम्म। टाइम। आपका टाइम चल रहा है खराब, तो उसको वो सुधरेगा कैसे? वो शनि मंदिर से ही आपके कार्मिक कर्मों से सुधरेगा। तो आप एक घड़ी ले लो, वॉच ले लो, वॉल वॉच ले लो। हम्म। आपका क्या नाम है? माया। सिंह राशि आपकी पड़ती है। कोशिश कीजिए घड़ी का बैकग्राउंड रेड हो या ऑरेंज टाइप का हो तो ज्यादा अच्छा है। यदि रेड या ऑरेंज ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, व्हाइट बैकग्राउंड की या ब्लैक बॉर्डर की कोई घड़ी ले लो, और उसको ले जाकर के आप शनि मंदिर में डोनेट करो। और पंडित जी को बोलिए, पंडित जी पश्चिम दिशा की ओर आप लगा दीजिए, पश्चिम शनिदेव की दिशा। शनिदेव कर्म के कारक है, कर्म आपका समय है और समय आपका खराब। तो समय ठीक कैसे होगा? शनि मंदिर में घड़ी डोनेट करो, सबसे बेहतर उपाय। एकदम सिंपल रेमेडी, 200-250 रुपए घड़ी ले लो। अच्छी लोगी तो ज्यादा अच्छी बात है, महंगी लोगी तो आपका कर्म अच्छा फलेगा, आपका समय महंगा आएगा। एक अच्छी घड़ी लेकर के किसी भी शनि मंदिर में डोनेट करो, आप देखिए लाभ होगा बहुत शानदार, मजा आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। हितेश सर, मेरा एक सवाल था। गुरु जी बताइए। अ, हितेश जी, आपको ज्योतिष की बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया नॉलेज है, और बहुत अच्छा आप सबको जो है नॉलेज शेयर कर रहे हैं। मैं और आपने विद्यार्थी हूँ जो, सर, मैं विद्यार्थी हूँ, अभी सीख रहा हूँ। लेकिन सर नॉलेज तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आया। और आपने जो मंत्र जो पढ़कर सुनाया था सर, वो अच्छा लगा, कि ऐसा लगा कि आप कभी भी एक हैं। बहुत फ्लो में आपने बोला, आप बहुत फ्लो में बात करते हैं। और मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। मैं एक लोहे का व्यापारी हूँ, और मेरे लगन में मंगल और शनि की युति है, तो थोड़ा सा मेरे बारे में कुछ बताएं। ये तो पर्सनल सवाल हो जाएंगे सर, और बंगा सर थोड़ा पर्सनल सा सवाल की इजाजत नहीं देते। आप ये बता दीजिए कि जो शनि का कोई व्यापार कर रहा है, जैसे मैं लोहे का कर रहा हूँ, तो उसमें क्या कुछ ऐड कर सकता हूँ मैं, मेरे लिए ऐसा सूट कुछ करेगा कॉमन। आपको, बस कीजिए कीजिए, सूट करेगा। मैं शनि मंदिर का पुजारी भी हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता है। हाँ, बहुत मैं बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ के भिलाई से हूँ, और शनि मंदिर में मेरे पिताजी महंत हैं। मैं उनके साथ पुजारी भी हूँ। मैं यज्ञ हवन कथा पूजा अर्चना सब करता हूँ। बंगा सर से मैंने ज्योतिष सीखी है, और ज्योतिष का भी विद्यार्थी हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ, बंगा सर का ही विद्यार्थी हूँ। अब देखिए जैसे लग्न में आपने बताया कि शनि और मंगल, तो शनि क्या है? स्लो है, मंगल क्या है? बहुत तेज है। तो व्यापार आपको ऊपर नीचे चलेगा। अब इसमें देखना पड़ेगा डिग्री क्या है दोनों की। खैर वो सब छोड़ दीजिए, आप सबसे बेहतर बता दो, आप कुछ मत कीजिए। आप अपने लोहे के, आप जहां भी आपका व्यापार है वहां उस स्थान पर आप एक शनि देव की और हनुमान जी की एक कंबाइंड फोटो लगा दीजिए। एक फोटो ऐसे फ्रेम कराइए, उसमें एक तरफ शनि देव और एक तरफ हनुमान जी, वो फोटो आप वो करा लीजिए। उस फोटो की आप पूजा कीजिए, शनि और मंगल दोनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। मंगल मतलब हनुमान जी है, और शनि देव तो कर्म के देवता है। पश्चिम दिशा को आप अच्छा रखिए, पश्चिम शनि देव की दिशा है, जितना अच्छा होगा। जैसे देखिए मैंने इसके पहले भी कई बार कहा कि हमारे पूरे विश्व में पश्चिम में सबसे ज्यादा पैसा, पश्चिम और दक्षिण दो जगह बहुत पैसे हैं, और पश्चिम के स्वामी शनि हैं। तो शनि आपका जितना बेहतर होगा ना, आपका जीवन उतना बेहतर होगा। आपकी कलयुग में औसत आयु 80 साल है। ये बहुत कम लोगों को पता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, लोगों को समझ नहीं आता है। 80 साल की आयु में आप कम से कम 65 साल शनि देव से आप प्रभावित होते हैं। 65 साल, 65 साल आपको शनि की दशा प्रभावित करती है। अच्छा। जीवन काल में तीन बार 7.5 आती है। 7.5, 7.5, 7.5, 23.5 साल हो गए। एक बार 19 साल की महादशा आती है, 23.5 और 20, 33.5 और 43.5। ठीक है,
19 साल की महादशा और 3 बार 43.5, 3 बार आपको अढ़ैया आती है, ढाई ढाई ढाई, 43.5 और ढाई ढाई ढाई, 7.5, 50 साल ये हो गए। उसके बाद फिर आपको राहु और केतु की 1.5 1.5 साल की दशाएं परेशान करती है। राहु केतु मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, शनिदेव के असिस्टेंट है दोनों। 1.5 1.5 राहु, 1.5 1.5 केतु, 4.5 और 4.5 9, कितना हो गया, 60 साल हो गया गिन के। उसके बाद फिर शनि आपको दृष्टि के माध्यम से और गोचर के माध्यम से आपको हमेशा कहीं ना कहीं आपको फल देते रहेंगे। 80 साल की औसत आयु है कलयुग में, उसमें आप 60 साल कम से कम शनि से बचे कीजिए। आप कोई भी व्यापार कीजिए, आप कोई भी कर्म कीजिए, आप किसी भी प्रकार का कोई भी नौकरी कीजिए, व्यापार कीजिए, सरकारी किसी में भी, शनि आपको हर चीज में, आप जो पैंट पहनते हैं उस पैंट के लोहे के जिप में जो जिप लगी है वो भी शनि है, वो भी लोहा है। आप जिस पेन से लिख रहे हैं वो निब की पॉइंट स्टील की है, स्टील मतलब लोहा, स्टील मतलब लोहा और लोहा मतलब शनि। कलयुग शनि का है। आपके और हमारे घर में जो खाना बन रहा है जिस सिलेंडर से, वो जो चूल्हे से, वो लोहे, वो स्टील का है। तो स्टील हर चीज में उपयोग, आप जिस वाहन से नौकरी जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, वो लोहे का है, वो स्टील का है। तो ये है, तो आप शनि से घबराइए मत। आप शनि आपके कर्मों के अनुसार फल देने वाले हैं, वो आपके कर्मों के अधिकारी। आप अच्छा कर्म कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि किसी से कभी किसी ने पाप नहीं किया, सबसे पाप हुआ, हरिश्चंद्र से भी पाप हुआ, विक्रमादित्य से पाप हुआ, भगवान श्री राम से पाप हुआ, 14 वर्ष का वनवास हुआ, भगवान श्री राम से पाप हुआ, हनुमान जी से पाप हुआ, मकर ध्वज जैसे उनका, फिर उनके ऊपर कई लांछन लगे हनुमान जी को, हनुमान जी की पूंछ पे आग लगा दी। कई लोग कहते हैं हनुमान जी को शनि ने कभी प्रभावित नहीं किया, गलत कहते हैं। हनुमान जी, शनि की दशा हनुमान जी से को जब बचपन में आई तो उन्होंने, जो ऋषि थे वो यज्ञ करते थे, उनके यज्ञ के कुंड तोड़ दिया करते थे, उत्पात मचाते थे। क्या था वो? कोई रुद्र का अवतार अपने आप ऐसी हरकतें करेगा क्या? अपने आप तो करेगा नहीं। कोई ग्रह दशा आई होगी तभी तो उनका दिमाग घुमा होगा। सूर्य को सेब से सेब समझ के खा गया। ये इतनी इतनी उद्दंडता क्यों हुई? किसी ग्रह दशा का प्रभाव होगा तभी तो हुई होगी। उसके बाद फिर उनकी पूंछ बिल्कुल। पे आग लगा दी गई। तो ये है, देखिए शनि हर व्यक्ति को प्रभावित करेंगे, देव दानव मानव यक्ष गंधर्व किन्नर, हर व्यक्ति के ऊपर उनकी दशा आएगी। शनि की दशा आपको अच्छा समझाने के लिए, शनि की दशा आपको तपाने के लिए, शनि की दशा आपको 24 कैरेट बनाने के लिए। इसलिए शनिदेव की दशा से डरे नहीं, वो आपके कर्मों के अधिकारी है। आपको एक बार नुकसान, आपको अगर 100 रुपए का नुकसान होगा तो आपको 1 लाख का फायदा भी देगा। वो आपको केवल, शनि एक बहुत अच्छे गुरु है, शनि एक बहुत अच्छे टीचर है जो आपको सही मार्ग पर ले जाने के लिए शिक्षित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हितेश सर, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। अरे कीजिए ना। आपने जी सर, आपने जो उपाय बताया था सर नारियल वाला, सर ये शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से करना है ना सर मुझे? हाँ जी, कर लीजिए कर लीजिए। हाँ सर, एक चीज और पूछना चाहता था। अभी सर को आपने बताया है कि शनि मंदिर में घड़ी डोनेट करनी है, तो सर क्या इसे हम भी कर सकते हैं या ये भाई साहब ही करेंगे बस? कोई दिक्कत नहीं है, 200-500 रुपए की घड़ी आप भी कर दीजिए। और घड़ी का सर क्या एक चीज मतलब और, है? हाँ हमारे यहाँ सर सियाने में जो मंदिर है ना सर, तो उनमें पुजारी नहीं है, या वो वाला मंदिर ढूंढे जिसमें पुजारी है सर? जहाँ पुजारी है वहीं देना है आप। अच्छा सर, तो सर उन्हें वो हमारे कहने से तो पश्चिम दिशा में टांगेंगे नहीं, किंतु वो रख लेंगे बस? उनको बोल दीजिए कि पंडित जी पश्चिम दिशा में लगाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बस बात खत्म। अच्छा, उनकी अगर सर मर्जी ना है। टांगे तो खाली दे दे तो काम चल जाएगा? दे के आ जाइए, दे के आ जाइए। तो शनिवार के दिन सर शाम को देना है या दिन में देना है? किसी भी समय दीजिए, किसी भी समय। किसी भी समय दे सकते हैं सर? तो जी व्हाइट कलर या ब्लू कलर सर? कोई भी कलर, आपकी जो इच्छा हो वो। देखो जैसे जिसका शनि और मंगल की युति, जैसे कोई बता रहा था अभी, राजू जी आप जी भी बता मैं, रहे थे। आप बिल्कुल सर। आप हनुमान जी के मंदिर में घंटा दान कीजिए। अच्छा सर। घंटी तो टन टन बजती है। हनुमान जी के मंदिर में अच्छा आप घंटी दान कर दीजिए किसी भी मंगलवार या शनिवार को, आपको लाभ हो जाएगा। देखो मेरे को अभी याद आ अच्छा। गया। ठीक है सर। आप घंटी हितेश दान जी, कीजिए, वो घंटी वहां बजी, वहां घंटी जी। बजी, यहाँ आपकी किस्मत खुली। हितेश अच्छा जी सर, कोई भी इनको कॉमन दे सकता है? राजू जी को ब्लड ब्लड टेस्ट नहीं कराना चाहिए? मतलब ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी इनको? अब वो बता तो नहीं रहे हैं ऐसा। राजू जी अभी तो ब्लड से रिलेटेड अच्छा सर, ब्लड टेस्ट पहले कराना घड़ी है? दे दूं बाद में हाँ, नारियल, घड़ी शुक्ल पक्ष में देनी है सर क्या? हाँ दे दे, जब आपकी इच्छा हो तब दे दो, किसी भी शनिवार को अच्छा। दे दो।
राजू है जी, सर। आपने आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया? आपने बीपी और शुगर और वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम चेक कराई है आपने आज तक? सर मैंने ना तो मेरा बीपी मैंने कभी चेक किया है, ना कभी ब्लड टेस्ट किया है। अभी तक ऐसी कुछ प्रॉब्लम मुझे आई नहीं है सर। तो प्लीज चेक करवा लेना एक बार। वो एक पर्सनल सजेशन है, एक डॉक्टरी जी एडवाइस सर। लेनी जरूरी है टाइम टू टाइम। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आप प्लीज चेक करवा लेना। बाकी बिल्कुल सर, थैंक यू हितेश सर। जी ने बहुत अच्छा बताया। वो एक बार प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप मोर देन 45 और 50 के आसपास दिख रहे हो, तो प्लीज गो हेड विद ब्लड शुगर और वो इनका टेस्ट जरूर करा लेना। मांगलिक तो हो, जी सर। मतलब गुस्सा गुस्सा है ना, गुस्सा ऐसा वाला होगा कि वो जरूरत से ज्यादा कभी कभी जब भी आएगा तो गुस्सा कंट्रोल में नहीं होगा। आता है सर, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे नहीं आता है, कंट्रोल कर लेता हूँ सर। तो वो गुस्से गुस्से की वजह से भी, और वो ना ब्लड मंगल है ना, कहीं ना कहीं मंगल डिस्टर्ब्ड है। तो मेरी एक पर्सनल एडवाइस यही है कि आप एक बार अपना साल में एक बार ब्लड टेस्ट जरूर करा लीजिएगा, सो दैट कि ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। जी सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन था। हेलो। माया जी, बाकी लोगों को भी धीरे पूछने दीजिए, सारे आप ही के नहीं पूछ बस लेंगे। सर 2 मिनट बस, थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे दूर करना है। जैसे मान हम्म। लो किसी का एक ऐसे होता है ना, मतलब कुंडली में एक अलग नाम होता है तो उसकी राशि अलग हो जाती है, और जो अपन डेली में जो नाम रखते हैं वो राशियां अलग अलग दोनों हो जाती हैं। तो इसका फिर क्या सर, किसका मानना चाहिए? आपका नाम माया है, हम्म, कितने लोग जानते हैं? सब लोग इसी नाम से जानते हैं। अब आपका नाम सुलोचना है, ये कितने लोग जानते हैं? बात अच्छा। खत्म। बात खत्म। जो मार्केट में फेमस नाम है मैडम, उसी का प्रभाव पड़ेगा। अब आपका नाम विजय लक्ष्मी है, सुलोचना है, आपके माँ पिताजी जानेंगे, आप जानोगे। माया नाम है, दुनिया जान रही है। आधार कार्ड पे जो नाम है, जो आपकी मार्केट में जो नाम प्रचलित है, वो नाम ही फेमस है। एक्चुअल में होता क्या है, देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे, वो पंचांग के हिसाब से नाम रखते थे। तो पंचांग के हिसाब से नाम ऐसे रखा जाता था कि जब शादी के समय, आप कई बार देखिएगा, हमारे पास कई शादियों के कार्ड आते हैं, उसमें एक नाम के बाजू में ब्रैकेट में एक नाम और लिखे रहता है। तो जब हम लोग जब ब्रैकेट में एक एक्स्ट्रा नाम रहता है, कभी गौर करना, कई शादियों के कार्ड में लिखे रहते हैं दो नाम। जैसे लड़की का नाम है मान लो माया, तो माया के बाजू में लिखा है विंध्यवासिनी, या कमला देवी, तो कमला देवी उसकी राशि का नाम रहा होगा। तो आपकी और हमारी जब शादी होती है, तो शादियों के समय में हम लोग जो है एक गुण मिलाते हैं, तो उसमें एक नाड़ी दोष लगता है। तो जब नाड़ी दोष वाली स्थिति आती है, तो ऐसी स्थिति में फिर नाम बदले जाते हैं, तब फिर उसके पुकार का नाम या फिर कुंडली का नाम लिया जाता है। तो जो नाम फेमस है, जो आपके मार्केट का फेमस नाम है, उसी को चलाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर सोमवार देखिए आप लोग ना एक एक अच्छा काम ये भी कीजिए। यदि मान लीजिए आप लोगों को, ये सभी के लिए है, बहुत परेशानी आ रही है, मानसिक रूप से आप लोग परेशान हो, तो मानसिक रूप से जो परेशानी होती है, उसका एक बहुत सुंदर और बहुत सिंपल रेमेडी है। आप शनिवार को शनि मंदिर जाइए, और वहां ऐसा ही है, मौली धागा बनवाइए। मौली धागा, पंडित जी को बोलिए, पंडित जी धागा बांध दीजिए। बस शनिवार को शनि मंदिर के पंडित जी से आप धागा बनवा के आ जाइए। यकीन कीजिए, हर शनिवार आप बनवाइए, पुराना वाला उतार देना, नया शनिवार को पहन लेना। आपको 3 शनिवार के बाद ना आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो मेंटल स्ट्रेस हो रहा होगा ना आपको, जो वो मानसिक अशांति हो रही होगी, वो बहुत, आप एकदम कूल डाउन होने लगेंगे। शनिवार के दिन ये धागा मंदिर से जरूर बन, ये आपको बड़ा लाभ देगा। मौली धागा बोलते हैं इसे। ये बनवाइए सीधे हाथ में, और जो महिलाएं हैं वो उल्टे हाथ में। आप लोगों को बहुत लाभ होगा, मानसिक शांति बहुत मिलेगी। ओके सर, थैंक यू। आज के सेशन को अब हम एंड कर सकते हैं। जी सर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे थैंक यू। राधे, जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। शुभ रात्रि सभी थैंक को। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर।